कैसे आपको मतलब हिमांशु सर से एनाटॉमी वाले गुरुजी का टैग कहानी है, मारो छोरो तो डॉक्टर बन डॉक्टर बन गए, है ना। गया। ये एक मारवाड़ी वर्ड होता है। कितनी मस्त मस्त ट्रिक होती है, मतलब ये ट्रिक का आइडिया आता कहाँ से? एक्चुअली क्या, जब वाइवा देते हैं ना तो इस चीज में हमेशा याद रखते हैं आसपास में सिर्फ हमारा दोस्त नहीं होना चाहिए। मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा सर लास्ट के कोने में लिखा हुआ है गोदावरी देवी। तो वो किस्सा मुझे हमेशा याद रहता है। कॉलेज टाइम पे कोई करस रही है? आप मुझसे कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे? AWG गुटका, ये नाम बच्चे भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में वो टीचर होने वाले हैं जिनको आप जानते भी हो, आप उनसे पढ़े भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस आप उनसे करना भी चाहते होंगे। जी हाँ, मैं मिलवाने जा रहा हूँ AWG से। जानते हो, एनाटॉमी वाले गुरुजी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सागर, बहुत अच्छा लगा कि आज आपके साथ बहुत सारी बातें करने का हमें मौका मिलेगा इस पॉडकास्ट के जरिए। हाँ सर, आज इस पॉडकास्ट में अपन बात करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट का नर्सिंग में एडमिशन होता है और वहाँ से उसका सफ़र होता है गवर्नमेंट जॉब तक का। उस बीच वो कितनी कितनी परेशानी पेश करता है, और साथ ही आगे अपन बात करेंगे आपकी नर्सिंग जर्नी कैसे रही, आपने इतना नाम कमाया, तो उसे अपन आगे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सागर। सर एक क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं भी जानना चाहता था बहुत दिनों से, और स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कि कैसे आपको मतलब हिमांशु सर से एनाटॉमी वाले गुरुजी का टैग मिला। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? जी सागर, ये AWG का जो टैग है, एनाटॉमी वाले गुरुजी जो टैग मिला है, इसके पीछे की बहुत एक लंबी सी कहानी है। कहानी इन द सेंस कि ये नाम हमसे नहीं निकला, ये बच्चों से निकला हुआ प्यार है। एक्चुअली जब मैंने पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट दिस इज़ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैं बेहतर ढंग से कवर करता हूँ। तो जब मैं पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, बच्चे लोग क्या कहते मेरा नाम कम जानते थे, पूछते थे उनसे कि भाई ये सर कौन से हैं, तो ज़्यादातर ये पूछते थे सर ये एनाटॉमी वाले सर हैं। एक्चुअली मैं फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेडिकल सर्जिकल भी पढ़ाता हूँ, पर बच्चे शुरुआत में क्या होता है कि जब भी हम मेडिकल सर्जिकल को पढ़ रहे होते हैं तो हम एनाटॉमी से स्टार्टअप करते हैं। तो जब वो स्ट्रॉन्ग रहती है बच्चों की तो बच्चा कहता है कि यार ये एनाटॉमी वाले सर हैं। तो शुरुआत में बच्चों ने इसी से नाम दिया मुझे कि सर ये AWG सर, एनाटॉमी वाले सर। अच्छा। तो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट भी मैं आपसे, वाक्य है मेरा, मैं बताना चाहूँगा। कोविड के टाइम के अंदर, जब कोरोना का जब टाइम आया था, उस टाइम पे हम सब घर में ही थे, तो उस टाइम पे ये था कि यार बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ चाहिए होता है। yes. मुझे यूट्यूब का एक्चुअली मुझे वाई भी नहीं पता था। उसी टाइम पे मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया था, एनाटॉमी वाले गुरुजी, क्योंकि मुझे वो बच्चों से मिलता था वो नाम, मुझे बच्चे काफ़ी उस नाम से जानते थे उस संस्था के अंदर। तो उसमें मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम जब मेरे को YouTube का वाई नहीं पता था, उस टाइम पे मैंने स्टार्टअप दिया था। और मेरे साथ आप यकीन नहीं करोगे, मैंने रात के 1-1, 2-2 बजे भी मैंने YouTube पे पढ़ाया है। वहाँ पे मैंने हर सिस्टम को ऑलमोस्ट पढ़ाया हुआ है। आप पीछे के चैनल्स पे जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहीं से ये AWG की शुरुआत हुई। अच्छा, चलो सर, बहुत अच्छा लगा ये आपसे सुन के। तो सर अपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। लाइक अभी स्टूडेंट ने भी एडमिशन लिया है, नर्सिंग फील्ड में आया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में वो मतलब पेश करता है, तो और उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं होती कि मैं अभी नर्सिंग फील्ड में आया हूँ तो उसको मैं कैसे पेश करूँगा। तो जैसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये होती है, जैसे हिंदी मीडियम से स्टूडेंट आया वो इंग्लिश मीडियम में आया है, आते हैं उसे एक नया इन्वायरमेंट मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे, और अचानक हिंदी से इंग्लिश में आना बहुत बड़ी बात है। तो उसको कैसे उस प्रेशर को मैनेज करेगा? देखो मैं आपकी बात समझ गया सागर। आप कहना चाह रहे हैं कि 12th पास एक बच्चा जब एडमिशन के लिए आता है, 12th पास करके आता है, तो उसके सामने वो सब चीज़ें बहुत ब्रॉड लेवल पे होती है। आप स्टार्टअप ले सकते हैं, MBBS ले सकते हैं, BDS ले सकते हैं, BPT ले सकते हैं, BSc नर्सिंग ले सकते हैं, GNM ले सकते हैं। और उसमें भी मैं जब GNM पे आता हूँ तो मुझे और थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि GNM के जो बच्चे होते हैं ना वो आर्ट्स के भी हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, और वो 12th पास करके सीधा उसमें आता है जिसको ये बहुत ब्रॉड लेवल पे उसको प्रॉब्लम होती है। भाई एक बायोलॉजी का स्टूडेंट तो उसने ये नाम सुने होंगे कि भाई हमने हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जब हिंदी मीडियम का बच्चा आता है ना, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी अगर पढ़ना पड़े तो वो छोटी आंत तो फिर भी चलो समझदार, हम समझ जाते हैं एग्जैक्टली। अब वहाँ पे छोटी आंत के भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अगर जिसको आज अपन ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम बोलते हैं। बच्चा कहता है क्षुदांतर मध्यांतर करके पढ़ता है। अब उसने इलियम नहीं सुना होता, अब उसके लिए क्षुदांतर मध्यांतर ही सब कुछ है। अब आप लंग्स के लिए फुफ्फुस से बोल देते हैं ना, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी कह देते हैं अपन। अब ये एक पॉइंट होता है फुफ्फुस धमनी, यकृत, इसके अलावा प्लीहा, स्प्लीन को अपन प्लीहा बोलते हैं। हिंदी मीडियम के हम स्टूडेंट रहे हैं तो मतलब हम सब जानते हैं। पर आज अगर आप मुझे भी कहो ना कि सर आपको हिंदी में पढ़ाना है,
तो मैं हिंदी में नहीं पढ़ा बिल्कुल पाऊंगा। सर, हाँ। मुझे ये टेक्निकल वर्ड यूज लेनी होंगे जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पूरी तरह से विख्यात है, मतलब फेमस है ये वर्ड, और इन्हीं से ही हम लोग आगे की एजुकेशन बेहतर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मदर टोन हिंदी नहीं रखनी चाहिए। अभी एक स्टेट है एमपी, मध्य प्रदेश, बिल्कुल, वहाँ पे भी ऐसा लागू किया गया कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई वो हिंदी में करवाई जाए। हिंदी में की जाएगी, हाँ। नो डाउट हिंदी हम प्रीफर करते हैं, पर मेडिकल की लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं ना, जितनी भी बुक्स है आपकी, ज़्यादातर बुक्स है, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेकर के टॉप लेवल की, हायर लेवल की किसी भी बुक के पास ले जाएं, अपन जैसे एक नाम सुनते हैं बीडी चौरसिया, हम सुनते हैं बीडी चौरसिया, ग्रेज एनाटॉमी, सेमुलिंगम, ऐसी बुक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद अगर उनके सामने रख दो ना, 12th पास बच्चे के सामने रख दो, तो वो अपने आप में परेशान हो जाएगा कि यार इतना मुझसे तो नहीं होगा, वो पहले से घबरा के निकल जाएगा। नर्सिंग फील्ड ऐसा है जिसमें मैं बीएससी नर्सिंग की बात मैं बाद में करता हूँ, जीएनएम की मैं पहले करता हूँ, क्योंकि जीएनएम के बच्चों के लिए वो फिर एक बहुत बड़ा खौफ है। बीएससी नर्सिंग के लिए ठीक है, बच्चा बायोलॉजी का होता है, वो उसी को चीज को आगे कंटिन्यू करता है। परेशानी को दूर कैसे करें? इसको दूर करने के लिए शुरुआत के अंदर फर्स्ट टाइम एवर जब बच्चा पढ़ने बैठता है ना, मैं उससे हर बच्चे को कहता हूँ, चाहे आप नर्सिंग में हो, चाहे आप मेडिकल के किसी भी फील्ड में हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आप बार बार लिख करके देखिए, उसका इमेजिनरी डायग्राम देखिए। आप जब लिख करके देखोगे ना, तो आपको वो हैबिचुअल लगने लगेगा। हमारी जिंदगी में हैबिट बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है सर। पढ़ाई की हैबिट होना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है पढ़ाई करना। सबसे मुश्किल टास्क है, जिसको देख करके बोरियत महसूस होती है। 100 में से 80 बच्चे तो साइड अप निकल जाते हैं और 20 बच्चे होते हैं जो इस चीज को पकड़ पाते हैं। दूर कैसे करें? बार बार लिख करके, इमेजिन डायग्राम देख करके। और जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आते हो तो आप हैबिचुअल हो जाते हो। डरने का नहीं है, आप हैबिट बनाइए इसको। आप हैबिट बनाओगे तो सेकंड से फिर थर्ड ईयर में आएंगे आप। अब तो खैर सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गए, तो सेमेस्टर जैसे से आगे बढ़ेगा ना, आपके लिए वो भी एकदम कॉमन हो जाएगा। अब आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के बच्चे से पूछो कि क्षुदांतर मध्यांतर जानता है क्या, वो नहीं बता पाएगा। आप भी एक मेडिकल के प्रोफेशन से रहे हैं, मैं जानता हूँ, तो आप खुद बताइए कि आप अब क्षुदांतर मध्यांतर पढ़ सकते हो क्या? खुद को याद नहीं रहता है। हिंदी मीडियम का कैंडिडेट एक्चुअल में ये चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा सकता, या पढ़ सकता या पढ़ा सकता। शुरुआत में दिक्कतें आती है, बट हैबिचुअल बनाना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि घर में कोई स्टूडेंट है या फिर अपना कोई कजन्स है, वो पूछता है कि भैया मुझे समझा दो। अब हिंदी में मैं खुद नहीं समझा पाता कि ये क्या है यार, की बुक हम पकड़ के नहीं बैठ सकते। हिंदी की बुक में अंदर ये चीज़ मेडिकल टेक्निकल वर्ड्स है, या तो ये ऑल ओवर वर्ड में कॉमन वर्ड हो जाए तो हम सब पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर ये कॉमन है नहीं। हमारी मदर टोन में जरूर ये चीजें हैं, बट इसको हम जैसे आगे की तरफ लेके जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा लेवल पढ़ें। तो एग्जैक्टली हमें इंग्लिश की जो बुक्स है वो मेडिकल में नो डाउट हिंदी को प्रीफर करना होता है। हम हिंदुस्तान से, और हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारी हिंदी टोन होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सामने वाला अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, सामने से हिंदी से जवाब दो यार, ये बहुत अच्छी बात है। हिंदी में ही जवाब दो, इससे आपको पता लगता है कि आप एक मदर टोन आपकी हिंदी लैंग्वेज में है। पर जब आप ये पढ़ने की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं, इसके अलावा आप किसी और मेडिकल फील्ड की एमबीबीएस की बात करते हैं, बीडीएस की बात करते हैं, वहाँ पे आपको नो डाउट इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। आपको हैबिचुअल बनाना पड़ता है इसको। मतलब ये हेल्प रहने वाला है कि कोई नया स्टूडेंट है तो बार बार लिख के पढ़ाई करे, बिल्कुल डायग्राम की हेल्प ले, वो डायग्राम देखे, उसी डायग्राम के अंदर लेबल करना सीखे, तो हाथ में आ जाती चीजें। हम भी हिंदी मीडियम से रहे, मैंने कभी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन तक नहीं लिया है कभी। मैं 12th तक, मेरे फादर खुद जो है बायोलॉजी के लेक्चर रहे, तो मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ, और उन्होंने बेहतर ढंग से हमें ऐसे इतना एजुकेट करके यहाँ तक पहुँचाया। और यहाँ तक आगे बढ़ने के बाद भी हमें आज भी पता है कि हम हिंदी तो बेहतर जानते हैं, अब इंग्लिश भी जानते हैं हम। तो इंग्लिश एक वर्ड होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, हम दोनों सीख जाते हैं, ये अच्छी बात है। काफी हेल्प होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि जैसे कोई प्रेशर स्टूडेंट है, उसके अभी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी है, फर्स्ट बार हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल देखेगा, जाते वार्ड देखेगा, इमरजेंसी वार्ड देखेगा, तो मतलब दिमाग में डर सा रहता है ना कि यहाँ पे भी कैसे ड्यूटी करूँगा, कैसे अभी इंजेक्शन लगाऊंगा, कभी अभी स्टिच लगाऊंगा। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि स्टूडेंट फर्स्ट बार देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं ब्लड देखते ही। जी। मेरे क्लासमेट के साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। जी। तो वो डर को कैसे कम करे, उसको कैसे मैनेज करे हॉस्पिटल में जाने के बाद? देखो एक चीज़ है सागर, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, कोई भी काम अगर हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना, कोई भी काम हो, वो हमेशा आपको हेजिटेट करने वाला ही लगता है। टीचिंग फील्ड की बात कर लो, अगर आपको किसी को पढ़ाना नहीं आता और वो पहली बार स्टेज पकड़ता है, माइक पकड़ता है, उसके हाथ कांपते हैं,
कांपते हैं बिल्कुल। इवन कि पहली बार कोई टीचर भी कॉलेज में पढ़ाने आता है ना, डेमोन्स्ट्रेशन देने आता है, पहली बार की क्लास में अगर वो 20 बच्चों को भी देख रहा है ना, तो उसके हाथ कांपने लग जाएंगे। डर रहता हम तो आज के टाइम में हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं सामने की साइड में, तो हम क्या हो गए, उस चीज को हैबिचुअल करके बैठ गए। हम लगातार उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। हमें लगता है कि यार फर्स्ट टाइम जो है ना वो हेजिटेट होता ही होता है। अब आप बात कर रहे हैं कि सर टेक्निकल फील्ड की बात करते हैं, सर क्लिनिकल फील्ड में जब बच्चा या बच्ची जाता है सामने से, बोले सर मैं ब्लड को देख करके ही मेरे को बेहोश आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, वो मिर्चा होता है। हाँ, उनके लिए मैं एक दो शब्द बोलना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले तो मेडिकल फील्ड में कोई भी बच्चा आता है ना, मेडिकल का कोई भी फील्ड हो, नर्सिंग में है तो नर्सिंग में आप बात करें, बच्चा जब पहली बार जाता है ना, तो आप सच सच बताना सागर कि आप भी मेडिकल से हैं, आपने पहली बार स्टेथोस्कोप लगा के फोटो खींची होगी, बिल्कुल है ना। हमारा पहली फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है कि हम एक मेडिकल स्टूडेंट होते हुए सबसे पहले हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं और उसकी एक फोटो लगा के घर वालों को भेजते हैं। जरूर जरूर, ये तो घर वाले भी बोलते हैं कि मारो छोरो तो डॉक्टर बन गए, है ना। ये एक मारवाड़ी वर्ड होता है और हम हमारी टोन नहीं भूलते कभी, मारो छोरो डॉक्टर बन गए। अब चाहे आप नर्सिंग में हैं, चाहे आप जीएनएम से हैं, चाहे आप पैरामेडिकल कोर्सेज आजकल बड़े फेमस चलते हैं, ओटी, डीएमएलटी, डीआरटी, है ना, बड़े फेमस कोर्सेज हैं। बच्चे इनके अंदर भी स्कोप ढूंढते हैं। मैं कहता हूं कि जब बच्चा पहली बार जाता है तो स्टेथोस्कोप के साथ फोटो खिंचवाता है और वो फर्स्ट और लास्ट की होती है मेरे हिसाब से। उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको हैबिचुअल बनने लग जाता है। वो बार बार उन चीजों को एडिक्ट में लेके आता है कि यार ये चीज तो मेरे लिए बड़ी कॉमन है। फिर वो धीरे धीरे हार्ट बीट, पल्स, रेस्पिरेशन, ये बड़े चीजें बड़ी एकदम सीख जाता है कि यार अपन टीपीआर कैसे लें, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन कैसे करें, ये सारा मॉनिटर कैसे करें, ये सीख जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, पहली बार हेजिटेट लगता है। और मुझे तो एक बार ये किस्सा भी याद है अच्छे से कि जो ब्लीडिंग, जैसे आपने कहा एक शब्द कि सर ब्लीडिंग देख करके डर लगता है। इवन कि आज भी बहुत सारी लड़कियां जो इसको देख करके बेहोश हो जाती है। देखो, पहली बार में मतलब जब बच्चा उतरता है, सामने होता है, मैं कहता हूँ उसको सिर्फ समझो आप, उसको आप देखो एक बार, प्रोसीजर को पहले करना मत सीखो। बच्चे क्या करते हैं, कई बार तो ऐसी भी मुझे दिमाग में आता है कि जैसे YouTube पे कई बच्चे लोग देते हैं कार चलाना सीखे, कार किसी को नहीं आती है, YouTube पे देख करके कोई कार चलाना कैसे सीख सकता है, मेरे समझ में समझ से बाहर है। मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ पे लिखा होता है कि ये कल्च है, ये ABC जो गाड़ी की सीखते हैं अपन, है ना, एक्सीलेटर, ब्रेक, कल्च, ये इसको देख करके बच्चा कह देता है कि सर हम कार चलाना सीख गए। अब उसको आप कार पकड़ा के देख लो, आप नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही मैं कहता हूँ कि देखो, आप जीएनएम बीएससी नर्सिंग करते हो ना, किताबी ज्ञान एक अलग चीज है, बुक एक अलग चीज है। प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने के लिए आपको पहले प्रैक्टिकल फील्ड को देखना पड़ता है। वहां जाके आप देखो पहले अच्छे से, उसे अच्छे से जब आपने देख लिया कि यार कैनुला कैसे लगाते हैं, आप आईवी कैसे लगा रहे हो, आप आईएम कैसे लगा रहे हो, पहली बार में किसी को मत लगाओ, हो सकता है आप किसी का नुकसान कर दो। आप समझिए कि आईएम लगाते समय किसी कोई व्यक्ति पैरालाइज्ड भी हो सकता है, अगर आपको एंगल नहीं पता हो तो गलत जगह लगाते। तो इसका ये होता है कि शुरुआत के अंदर एक बार आप उसको देखिए, आपको एक बार में नहीं आएगा समझ में, आप 10 बार, 15 बार, 20 बार उसको जाकर के एक बार देखते रहिए। आपको लग गया कि यार ये चीज ऐसे हो सकती है, या फिर आप अपने पास एक डमी रखिए, डमी के ऊपर भी आप ट्रायल ले सकते हैं कि आप कैनुला ऐसे डमी पे इंसर्ट करेंगे अपन, ऐसे लगाना है, आईवी लगाना है, ऐसे इंजेक्शन लगाने होते हैं, इतना ml का डोज देना होता है। ये सब चीजें आपको पहले ट्रायल में देखिए। पर मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ इसकी, एक वेल ट्रू सच्चाई बताता हूँ। जितने मान लो कि आपकी कॉलेज में मान लो 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 60 में से 40 या 50 बच्चे ऐसे होंगे जो थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हैं, जिनको प्रैक्टिकल नहीं पता होता, काफी इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, वो उसमें से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फील्ड में बहुत अच्छा आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो शुरुआत के फर्स्ट ईयर से ही ना, वो बच्चे हॉस्पिटल में काम करने के बड़े इच्छुक रहते हैं, बोले साहब यार मुझे फील्ड में काम करना है। इतना सीख जाते हैं कि मेरे को अभी भी याद है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स भी है ना, एक नर्सिंग ऑफिसर से इंजेक्शन लगाना सीख सकता है। मैंने बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे एम्स में काम कर रहे हैं, बच्चे यहाँ से प्रैक्टिकल लेके जाते हैं। तो प्रैक्टिकल जब लेके जाते हैं वहां पे, तो कई बार ऐसा होता है कि इतना नॉलेज होता है उनके पास कि वहां के रेजिडेंट डॉक्टर भी आके ये पूछ लेते हैं कैनुला कैसे लगाएं, एक बार थोड़ा सा सिखाइए। ये सच है, आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। पर ये बहुत कम बच्चे ऐसे, ज्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में जाके ही सीख रहे हैं कि यार ऐसे हुआ, क्योंकि सीखना ही पड़ेगा, सिलेक्शन होने के बाद तो सीखना ही पड़ेगा आपको। तो वही है कि आपको पहले एक बार अपने डमी पे प्रयास करें, एक बार देखें प्रोसीजर को, उसके बाद आप ट्रायल लें। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते पंक्चर को, है ना, तो डर लगता है। तो सर ने बताया, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कि जो भी आपको सर ने बताया उससे फॉलो करो, आपको बहुत आसानी से आपका वो टाइम निकल जाएगा। तो सर कुछ आगे अपन बात कर लेते हैं
कि जैसे एमएसएन में हर टॉपिक बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, चाहे वो नर्वस हो, डाइजेस्टिव हो, रेस्पिरेटरी हो, कार्डियो। बट अब हमने देखा है कि आपसे नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी पढ़ने के बाद इतना आसान हो गया, मतलब ये कैसे किया आपने, इतना आसान आपके लिए कैसे हो गया? देखो एक्चुअली अगर आप जानना चाहते हैं कि नर्वस सिस्टम एक बिलोंग करते हैं, एक्चुअली आप मेरे नाम के आगे जो AW सब जो बच्चों ने लगाया, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों ने ये सब नाम लगाया, तो ये चीज़ कन्फर्म मान के चलिए कि हमारे लिए हर सिस्टम पढ़ना बहुत आसान होता है। मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ उसको, उस पर बात करते हैं अपन कि न्यूरोलॉजी इतनी आसान कैसे कहता हूँ मैं। नर्वस सिस्टम मैं कोचिंग्स में पढ़ा चुका हूँ और अभी भी मैं पढ़ा भी रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल मैं डैम्स नर्सिंग में हूँ और वहाँ पे मैं न्यूरोलॉजी ले रहा हूँ। इवन कि मैं कोई भी सिस्टम पढ़ा सकता हूँ। तो न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम, नाम से नर्वस लगता है ना, इसको ईजी मैंने कैसे बनाया। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि GNM का बच्चा और एक BSc का बच्चा मेरे सामने दोनों होते हैं ना, तो मैं कहता हूँ मेरे लिए टास्क GNM है, BSc टास्क नहीं है मेरे लिए। BSc के बच्चा 4 साल पढ़ के आया है, उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत पता है, कॉलेज लेवल पे पता होती है, थर्ड ईयर में भी उसने या सेमेस्टर में भी उसने कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्स के नाम सुने होते हैं। GNM के बच्चा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं GNM के बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ। एक्चुअली मैंने तैयार कैसे किया इस टॉपिक को, नर्वस सिस्टम या कोई भी सिस्टम, आप किसी भी सिस्टम की बात करो, कार्डियोवास्कुलर बात करें, रेस्पिरेटरी बात करें, न्यूरोलॉजी बात करें, रीनल सिस्टम की बात करें, मैं हर सिस्टम को उस तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ। कारण है इसके पीछे, जब मैंने कभी पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेरे सामने मैंने ऐसे लोगों को रखा, जैसे मैं वाइफ के लिए भी बोल सकता हूँ, मैडम, हमारी मैडम जो नॉन नर्सिंग है, कॉमर्स से है, मेरे लिए वो GNM ही है। फिर वो मैं उसमें GNM सोचता हूँ कि भाई वो GNM हो सकती है, क्योंकि वो वही बच्चे हैं सारे, वही बच्चे हैं। मैंने किसी टॉपिक को पढ़ाया और मुझे लगा कि अगर वो समझ पा रही है ना, देखो नॉलेज होना एक अलग चीज है, बहुत सारे टीचर्स हैं इस फील्ड में पढ़ा रहे हैं, बहुत भयंकर नॉलेज है, जबरदस्त वास्ट नॉलेज है, पर जब डिलीवरी करते हैं ना, तो उसमें से 100 में सिर्फ 10 बच्चे ही कैच कर पाते हैं, 90 बच्चे अधूरे रहते हैं। सही बात है। मैं वो 90 बच्चे नहीं छोड़ना चाहता, मुझे वो 90 बच्चे चाहिए, सबको कवर भाई। सारे तो आपके फेवर में नहीं आ सकते, कुछ आपको गालियां भी देंगे कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, पर मैं 90 बच्चों को अगर कैप्चर कर रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ। सारे लोग तो पॉजिटिव आपके लिए नहीं हो सकते, पर 90 बच्चे आपके फेवर में जरूर रहेंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ। मैंने क्या करा है कि जो वाइफ है मेरी या फिर मेरी सिस्टर लोग हैं, ये नॉन नर्सिंग है, नॉन मेडिकल है ये, तो मैंने किसी टॉपिक को पढ़ाया तो मुझे लगा कि उनको ये बात समझ में आई क्या। अच्छा, अब जब उनको समझ में आई ना, इसका मतलब मैं हर किसी बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। एक कोटेशन है, एक बच्चे ने मुझे एक बार बना के भेजा था और उसमें बड़ा प्यारा लिखा था, उसने मेरे नाम पे बना के भेजा था, मैं उसीलिए मैंने उसको टांग भी दिया था इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैंने उस पर लिखा हुआ था कि मैं मुर्दों को भी पढ़ा सकता हूँ, तुम तो फिर भी जिंदा हो। एग्जैक्टली कहानी यही है कि मतलब आपने अगर डिलीवरी कंटेंट सही रखा, नॉलेज है और नॉलेज को अगर डिलीवर कर दिया, इतना आसान शब्दों में कर दिया कि मतलब बच्चा उस चीज को सुनते ही कैप्चर कर रहा है कि यार ये चीज मुझे याद हो गई है। बिल्कुल। न्यूरोलॉजी के अंदर इतने कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज्यादा टीचर्स थोपते रहते हैं कॉन्सेप्ट को, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बच्चा घर जाके मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। मैं कहता हूँ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी क्लास में मेहनत कर लो, आप सिर्फ मुझे सुन लो, आप सब कुछ अगर आपने वहीं पे मेहनत कर ली ना, तो आपको क्लियर कट पिक्चर आएगी समझ में। एक्चुअली मैं पढ़ा देता हूँ उसको, फिर उसका डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैं बच्चों से देता हूँ, तो बच्चों को सब पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो न्यूरोलॉजी कैसे आसान नहीं होगी, आसान हो सकती है। इमेजिनरी चीजें करवाइए, उन चीजों को प्रैक्टिकल लेवल पे लेके जाइए जो बच्चा महसूस कर सकता है। अगर आप GNM के बच्चे को समझाने में कैपेबल है, तो इसका मतलब हर सिस्टम आसान है। फिर चाहे आप कार्डियोवैस्कुलर ले लीजिए, नर्सिंग में एक बड़ा भूत रहता है, नर्सिंग में एक तो ECG को लेकर के बहुत बड़ा भूत रहता है, बहुत बड़ा भूत है कि डर रहता है ECG कैसे समझ। मैं कहता हूँ ECG एकदम फिंगर टिप्स होनी चाहिए। अगर आप ECG को पढ़ाने में सक्षम है और बच्चा समझने में सक्षम है ना, कसम से मजा आ जाता है। ये तो कभी मौका मिले बच्चों को तो पता चले। न्यूरोलॉजी बच्चों ने मेरी देखी हुई है, तो बच्चे जानते हैं मुझे कि न्यूरोलॉजी के कॉन्सेप्ट किस तरीके से, डिसऑर्डर भी ऐसे होता है कि जैसे खुद को हो गया हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुइलेन-बारे सिंड्रोम, ऐसे डिसऑर्डर हैं जब पढ़ते हैं ना, बच्चों को लगता है कि यार ये मुझे तो नहीं हो गया कहीं पे, तो ऐसे फील इमेजिनेशन होता है। तो ये एक टीचिंग का एक वाकया है जो एक्चुअली मैं पिछले बहुत सालों से देख रहा हूँ। मेरे कहते हैं कि मेरे ब्लड में टीचिंग है। मैं जब जिस न्यूरॉन को तुम लोग आज सुनते हो ना बच्चे लोग, जैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन तुम 8वीं 10वीं क्लास में सुनते हो, मैं थर्ड और फोर्थ क्लास में, जब मैं थर्ड फोर्थ में था, बहुत छोटा था, पिताजी पापा जी जब ट्यूशन करवाते थे, बायोलॉजी के लेक्चरर है, मैंने ऑलरेडी बोला है, वो बायोलॉजी जब पढ़ाते थे तो उस टाइम पे न्यूरॉन बड़ा एक कॉमन सा वर्ड था।
मैं इस न्यूरॉन के बारे में इतना ज़बरदस्त जानता था कि मतलब मेरे को यूँ लगता था कि अगला बच्चा सोचता कि यार ये 8वीं 7th क्लास का 8th का बच्चा है क्या। मैं कहता नहीं, मैं 4th में ही हूँ। मैं तब से जानता हूँ ये चीज़ें, पढ़ाना मेरे खून में है, मेरे ब्लड में है, हैबिचुअल है। मेरे फादर से जो मुझे टोन मिला है उसी को मैं डिलीवर कर रहा हूँ। एग्जैक्टली मुझे इसमें मज़ा भी आता है। और मुझे, मैं बताता हूँ, लोगों को यूँ लगता है कि ये नौकरी है, टीचिंग एक नौकरी पेशा है। मैं कहता हूँ मुझे मज़ा आता है, मेरे से पैशन, ये मेरा पैशन है, इसलिए चीज़ें आसान हो जाती है। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे ये सुन के कि नर्वस सिस्टम को इतना इजी बना दिया। लाइक ऐसा कोई टीचर नहीं होगा कि नर्वस सिस्टम को बहुत डीपली पढ़ाता है, बट आप इतना खुल के पढ़ाते हो कि स्टूडेंट सामने समझ जाता है, पूरा याद करवा देते हो क्लास में। क्लास मैंने भी देखी है कि कितनी मस्त मस्त ट्रिक होती है। मतलब ये ट्रिक का आइडिया आता कहाँ से? कभी कॉपी की है वो या फिर खुद का आइडिया? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि सारी कहानियाँ मेरी खुद की है। मतलब मैं बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जो एक्चुअली बच्चों के बीच वायरल हो रखा है, काफ़ी बच्चे जानते हैं। मैं एक शब्द है जैसे किडनी की ब्लड सप्लाई, ये तो रीनल सिस्टम की बात है। तो मैं कई बार, ये मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि किडनी की ब्लड सप्लाई रसिया से आई। रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्कोइड आर्टरी, ये जो है ना, ये वर्ड्स है, ये मतलब रसिया से आई। मुझे पता बच्चा रसिया को बड़ा जल्दी कैच करेगा और रसिया को बना के लगा दिया अपन ने। या फिर एक क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर के बड़े प्यारे प्यारे नोमोनिक्स हैं। फेस पे तेरे चुन्नी लाल, आज से जाके आजा, कल से फिर होगी फिक्र तेरी। ये जो सेंटेंस है ना, मुझे पता बच्चा कैप्चर करता है उसको। आप इसी ट्रिक को लेके आए, तो ऐसी ट्रिक्स लेके आओ। जैसे मैं मान लो कि बच्चों को ग्रे मैटर व्हाइट मैटर नर्वस सिस्टम में पढ़ाता हूँ, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा भूत है ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बना के सामने रख देता हूँ, बच्चा खुश रहता है कि यार ये। और ट्रिक, हर टाइम ब्रेन के ऊपर ट्रिक मत डालो। मैं ये कहता हूँ हर टाइम ब्रेन के ऊपर ट्रिक मत डालो, क्योंकि ब्रेन जो है ना, मानते हैं कि सब चीजें ले सकता है पर सारी ट्रिक तो नहीं ले सकता, ये मैं भी जानता हूँ। पर मैं ट्रिक को ऐसा बना देता हूँ जो उसकी डेली लाइफ में है, डेली लाइफ में यूज। जैसे मैं मान लो एक सिंपल सी बात है, नर्वस सिस्टम में आप कोई डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, उस डिसऑर्डर को जैसे मैं आपको अभी आपसे कह दूं कि उस डिसऑर्डर में उसका मैनेजमेंट क्या होगा, तुम्हें तुरंत याद नहीं आएगा। पर मैं कहता हूं कि नर्वस सिस्टम में मेडिकल मैनेजमेंट को याद करने के लिए 3 चीजें याद करो। पीसीएम, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। अब देखो तुम्हें याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया, तो पैरासिस याद आ गया बोलते हैं। अब ये पीसीएम याद रहेगा मेरे बच्चों को, उसमें प्लाज्मा फेरेसिस, कोर्टिकोस्टेरॉइड और यहाँ पे मोनोक्लोनल ड्रग्स, पीसीएम याद हो गया। अब ये याद करवाने का टाइप मेरे पास है कि मुझे याद कैसे करवाना है। ऐसे ही आप ग्लासकोकोमा स्केल की बात करें, जीसीएस में बच्चों को ईवीएम नंबर तो याद रहता है, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स। मैं कहता हूं कि ईवीएम के आगे बहुत कुछ जीसीएस बड़ा हुआ है, बहुत फैला हुआ है, उसको भी मैंने चुटकियों में याद करवाया। तो मतलब ट्रिक्स ऐसी रखो जिसे बच्चा बहुत आसानी से कैप्चर कर सके। कोचिंग में क्या होता है कि जब आपको पढ़ना होता है ना, तो सामने आपको नोट सेट के अंदर क्या है कि आपको टाइम नहीं चाहिए होता है। आपको एक क्वेश्चन को करने में अगर आप 5 मिनट लगा रहे हैं, एक मेरा बच्चा है जो एक क्वेश्चन को करने में सिर्फ 15 सेकंड लगा रहा है, 15 सेकंड वाला जीत में रहेगा, क्योंकि उसको आगे और भी क्वेश्चन करने हैं। इसलिए इन चीजों को आसान करने की जरूरत है। और ये अगर हम फंडा समझ गए ना, तो इसका मतलब है कि हम काफी हद तक बच्चों को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। टाइम लगता है इसमें, बट पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसकी। फिर तो मैं कई बार भी कहता हूँ कि आपने एक बार जो मुझसे टॉपिक पढ़ लोगे ना, तो मैं इतना इंश्योर हो जाता हूँ कि आप कहीं किसी क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं हो, कभी भूल नहीं पाओगे। हाँ, कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसी सब चीजें, ऐसा और टीचर्स भी करना चाहिए, करते भी हैं, और भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो मार्केट में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे सब सुन के। कुछ और बातें कर लेते हैं। कॉलेज टाइम पे ऐसा कोई मोमेंट याद है आपको अभी भी, जो अभी भी उसको याद आते, फेस पे स्माइल आ जाए जैसे भी आ गई? कॉलेज का एक वाकया है मुझे अभी भी याद आता है। एक्सरे, देखो आप एक्सरे, हम सब जानते हैं कि एक मेडिकल फील्ड नाम में जब हमारे लागे लग जाते हैं कि मेडिकोज है, वी ऑल आर द मेडिकोज। तो फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो ना, तो आपको यूं लगता है कि घर वाले यूं समझते हैं कि आप बहुत बड़े सब कुछ बन गए हो। और वो भी सी बात है, हमारा प्राउड है मेडिकल होना, मेडिकल फील्ड में होना हमारा एक प्राउड है, नर्सिंग फील्ड में होना एक प्राउड है। उसी टाइम की बात है जब हम एंट्री किए थे, उस टाइम पे एक्सरे की पिक्चर आज भी हमें देखनी नहीं आती। मान लो हम सब जितने भी हैं कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि सर एक्सरे बहुत बड़ा भूत होता है। मेरे लिए भी भूत था कोई टाइम के अंदर। एक्सरे, हमारा एक वाइवा हुआ था, मुझे वो वाक्य याद है, तभी मुझे हंसी आई थी उस वाक्य को सुन के। एक्सरे हुआ था, तो वाइवा जब चल रहा था, तो एक्सरे की फिल्म आज भी मैं तुम्हें दूंगा तो कैसे करोगे? एक बार निकालोगे एक्सरे की फिल्म को। हमें मन से, दिल से पता है, अंतरात्मा कह रही है कि हमें एक्सरे नहीं आता है देखना, पर मेडिकल फील्ड जुड़ गया तो इसका मतलब एक बार तो उठा के देखेंगे जरूर, कोशिश और देख के उसको लाइट के आगे यूं एक बार ऐसे ऐसे करेंगे। वाइवा चल रहा था, तो शुरुआत में ए नाम की स्पेलिंग के बच्चे को बुलाया गया। वो परंपरा रही है, उसी दिन व्यक्ति को पता चलता है कि यार किस पंडित ने मेरा नाम ए पे निकाला था। वो एंट्री करता है, और जब वो एंट्री करता है ए नाम का बच्चा, तो अंदर गया तो वहाँ पे
एक्सरे पिक्चर रखी हुई थी, वाइवा में एग्जामिनर ने पूछा कि भाई बताओ इस एक्सरे, ये इतना बताओ कि मेल का है कि फीमेल का है। अच्छा। इतना सही था वो, एक पेल्विस था। अच्छा। नहीं आता देखना कॉलेजेस में, आज भी बच्चों को नहीं आता। नहीं आता, सही है। एक्सरे की पिक्चर यूं सब देख रहे थे, कोई कह रहा है मेल, कोई कह रहा है फीमेल। भाई है तो मेल फीमेल में से कोई एक। तो अगला क्वेश्चन होता था वाइवा के टीचर का कि भाई क्यों मेल है तो क्यों, फीमेल है तो क्यों, एक्सरे पिक्चर को। मेरा जब नंबर आया तो मैं भी वैसे ही था जैसे और थे। मैं एंट्री कर गया तो एक्चुअली में एक्सरे पिक्चर को मैंने पकड़ के देखा, वही बाहर निकाला। मैंने भी लाइट के सामने यूं करा और मैंने पूरी चेयर घुमा दी थी। और चेयर घुमाने के बाद यूं यूं थोड़ा टाइम ले करके ऊपर नीचे देख करके एक्सरे पिक्चर को मैंने सामने रख दिया। सर ने पूछा ये भाई बताओ मेल का है कि फीमेल का है। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने कहा सर ये तो फीमेल का है। तो अगला सवाल था कि क्यों। मैंने इधर उधर देखा कि भाई एक्चुअली क्या, जब वाइवा देते हैं ना तो इस चीज में हमेशा याद रखते हैं आसपास में सिर्फ हमारा दोस्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, बाकी हर तरीके की बेइज्जती हम सहन कर सकते हैं। गेट बंद होना चाहिए, आसपास में कोई होना नहीं चाहिए। प्रिंसिपल है वो तो बेइज्जती पहले से ही कर रहा है, टीचर है वो वैसे भी कर रहे हैं बेइज्जती, तो ये तो फील्ड है, बट बच्चा दोस्त नहीं होना चाहिए। तो दोस्त नहीं थे पास में, तो मैंने चुपचाप उठाया, मैंने कहा सर ये तो फीमेल है। बोले कैसे पता। अब मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा सर लास्ट के कोने में लिखा हुआ है गोदावरी देवी। तो वो किस्सा मुझे हमेशा याद रहता है कि यार सर ने प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा कि यार ये बच्चा किस लेवल का ही है। मेरे को बोला कि भाई आपने ये कैसे नोटिस किया और बच्चों ने नहीं किया। मैंने कहा मैंने पूरा एक्सरे सर घुमा के देख लिया था, अंदर का तो मुझे कुछ नहीं आता। पर मैंने गोदावरी देवी जरूर देख लिया, नाम देख करके पता लगा कि महिला का है फीमेल का है। तो वो किस्सा है। तो मतलब एक्सरे पिक्चर मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को आनी चाहिए, सीखना आना चाहिए। वर्टिब्रे का, थोरेसिक का, ये एक्सरे पिक्चर हर बच्चे को हमेशा से पता हो, तो जिससे क्या है कि आगे नॉलेज भी वास्ट होता है और हमें सीखने को भी मिलता है। अच्छा सर, अच्छी बात है। चलो सर, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी थी आपकी है जी। कुछ आगे और बातें करते हैं, मतलब लाइक मैम घर पे पॉडकास्ट ना देखे तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लो आपसे। जी पूछिए। कॉलेज टाइम पे कोई क्रश रही है, मतलब लाइक सबकी रहती है कि यार मैं उस लड़की से चाहे मिले कुछ नहीं, वो 4 साल बाद वो उसके अलग, अपन अपने अलग, बट रहती है ना 4 साल के लिए ऐसी कोई तो रही होगी ना सर। आप मुझसे कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि तलाकनामा हो जाए, डाइवोर्स हो जाए। मैं तो मैम को बोल देता हूँ कि मैम। एक किस्सा है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम सब जो मेडिकल फील्ड्स हैं वो एक्चुअली हम सब एलोपैथी से हैं। अच्छा। मेरे किस्से से सब समझ जाएंगे। एलोपैथी से हम सब हैं और मैं भी एलोपैथी, और एलोपैथी का मेरा कनेक्शन सीधा आयुर्वेद से हुआ। अब आप समझ जाएंगे सब कुछ। बिल्कुल। आयुर्वेद से कनेक्शन था, तो आयुर्वेद से मुझे लगाव रहा है, पहले भी लगाव रहा है। लगाव आप क्रश के रूप में देख सकते हैं, अच्छा। बुक्स के रूप में देख सकते हैं। उसमें एक शब्द आता है चरक, वात, पित्त, कफ। ये एक ऐसे वर्ड्स है जो आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल होते हैं, आयुर्वेद में बहुत बड़ा फेमस है ये। मैंने जब ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि एनाटॉमी जब मैंने पढ़ना शुरू किया है तो एनाटॉमी मैंने पढ़ाई भी होगी। बिल्कुल, हाँ। तो मेरे संपर्क में ऐसे आयुर्वेद के जो क्लासमेट हैं वो भी टच में आया, तो उस टाइम पे एक आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर सकता हूँ। तो ये जो वर्ड थे ना, मैंने आयुर्वेद की किसी साथ के क्लासमेट को पढ़ाए, वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ा, मेरे बुक में भी इंटरेस्ट बढ़ा, वहाँ पे भी इंटरेस्ट बढ़ा। तो एलोपैथी और आयुर्वेद का कनेक्शन था जो बाद में जाके क्रश हो गया। वो क्रश से फिर क्रैश हो गया है। चलो, तो अब तो फिर मैं, अब जो मेरी लाइफ है वो डेबिट क्रेडिट के साथ चलती है, कॉमर्स वाली के साथ है मामला। तो मतलब मैडम जो वो खुद कॉमर्स से, पूरा फील्ड चेंज हो गया, फिर मैं आयुर्वेद से शिफ्ट हो गया कॉमर्स की तरफ, डेबिट क्रेडिट की तरफ, पैसों की तरफ आ गए। फिर मैं, हाँ, वो थोड़ा डेबिट क्रेडिट में आ गया ना, कॉमर्स लाइन से आ गया। चलो सर, अब कुछ आगे बात करते हैं कि इस एआई के ज़माने में स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि मैं ऑफलाइन बैच लूँ, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करूँ, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखो सागर, ऐसा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये 2 मोड हैं अभी एट ए टाइम जो प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो इसमें बच्चा कोविड के बाद में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बच्चा ऑनलाइन को कोविड के बाद ज़्यादा प्रीफर कर रहा है, और इसके पीछे लॉजिक भी है। अगर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की बेस्ट की मैं बात बाद में करूंगा, मैं पहले बताता हूँ कि बच्चा ऑनलाइन की तरफ क्यों भाग रहा है। कोविड के बाद में बच्चों को लगने लगा कि घर बैठे हमें जब कंटेंट मिल रहा है ना, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर मैं इसमें ये ऐड ऑन करूंगा कि बच्चा ऑनलाइन के पीछे भाग तो रहा है, पर उससे सक्सेस रेट कम मिल रही है।
अच्छा। आप एग्जैक्टली समझने का प्रयास करें। हाँ, लड़कियां जो होती है ना वो बड़ी डिसिप्लिन मेंटेन होती है। बिल्कुल। गर्ल्स जो होती है ना, गर्ल्स को अगर आप ये कह दो ना कि बेटा ये कंटेंट है, इतना पढ़ना है, ये इंस्टीट्यूट के इतने लेक्चर्स हैं, हाँ, हाँ, वो बच्ची इतना डिसिप्लिन मेंटेन कर लेगी कि वो उतना लेक्चर को पढ़ सकती है। पढ़ सकती है। लड़का होता है ना, लड़के के साथ समस्याएं ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो क्या है, इधर भी भागता है उधर भी भागता है, ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आता तो उसको भी देख लेता भी है। देखेगा, अगर मान लो उसकी लाइफ में कोई पार्टनर जुड़ी हुई है, कोई लड़की जुड़ी हुई है, तो उसका कंटेंट भी देखेगा, उसका मैसेज देखेगा कि उसने मैसेज क्या किया मुझे। वो पढ़ते पढ़ते सीधा डाइवर्ट वहां जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। वो क्या टिक के नहीं बैठ सकता। लड़कों की इसमें फिर क्या सक्सेस रेट डाउन जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लड़कियों की भी सक्सेस रेट बढ़ी है। ऑनलाइन इसीलिए प्रीफरेबल है कि बच्चा एक तो फाइनेंशियली देख लेता है कि भाई मुझे घर बैठे ही मिल रहा है, तो मैं बाहर जाऊंगा, रूम लूंगा, रूम का किराया लगेगा, और फिर इंस्टीट्यूट कितने टाइम तक चलेगा, कितनी क्लासेस चलेगी, उस पर बहुत बड़ा मैटर कर जाता है। वो फर्क है ना, वो जो वजन है पैसों का, इकोनॉमिकली क्राइसिस है, वो दूर करने का प्रयास करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई हर कोई अंबानी अडानी के बच्चे नहीं हो सकते। हाँ, यस सर। किसान फार्मर वर्ग के बच्चे हमारे पास बहुत आते हैं। हाँ, मिडिल क्लास वो से आते मिडिल हैं। क्लास आते हैं, किसान फार्मर वाले हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनके पास पिताजी को पढ़ाने के पास इतने पैसे नहीं है। वो बच्चा फिर देखता है कि यार कम रेट में मुझे ज़्यादा बढ़िया क्या मिल रहा है, वो प्रीफर करके वो ऑनलाइन के पास जाता है। बस वही समस्या है कि डाइवर्ट होना। ऑनलाइन में बच्चे डाइवर्ट होते हैं। कुछ कोचिंग्स में टीचर्स ऐसे भी हैं, कंटेंट पूरा नहीं डालते ऑनलाइन में। अच्छा। वो देखते हैं कि ऑनलाइन पढ़ करके कोई पढ़ के फिर पढ़ाना सीख जाएगा। ये बहुत बड़ा मैटर करता है। कोई टीचर्स होते हैं वो अपने कंटेंट को पूरा नहीं दे पाते, तो फिर आजकल एक व्यवस्था हुई है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तो बच्चा फिर उसको प्रीफर करता है कि रिकॉर्डेड नहीं लूंगा साहब, मैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला देख लूंगा। जो क्लास वाला है वही देखूंगा, क्योंकि वो पढ़ाएगा तो वो पूरा ही पढ़ाएगा कोचिंग का। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो प्रीफरेबल है। बस वहां वो डाइवर्टनेस आती है। बच्चा इतना स्थिर होकर के एक समय पे पूरा स्क्रीन पे पूरा ध्यान लगा करके इतना जब पढ़ेगा तो उसको प्रॉब्लम्स ऑब्वियस सी बात है फेस करनी पड़ती है। वो इतना बेहतर नहीं पढ़ पाता। और दूसरा, वो अपने टीचर से डायरेक्टली जो कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट जो बातचीत, वे ऑफ टॉक होता है, वो नहीं कर सकता। वो अगर ऑफलाइन का बच्चा होता ना, उसके पास 100 क्वेश्चन उसके माइंड में चल रहे होते हैं, और सर ने ये टॉपिक पढ़ा दिया, मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, तो वो सर से बाहर पूछ सकता है। ऑनलाइन वाला बच्चा नहीं पूछ सकता। यहाँ वो ऑनलाइन वाला बच्चा थोड़ा सा लूज पड़ जाता है। अच्छा। इसलिए आज भी या पहले भी कभी, इवन कि बहुत सारे टीचर्स भी इस बात में एकदम एग्री करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आज भी ऑफलाइन ही बेस्ट है। ऑफलाइन कंटेंट में आप टीचर से रूबरू होते हैं, आपको तपस्या तो देखो करनी पड़ती है। नर्सिंग फील्ड के अंदर क्या होता है कि 8 महीने की तपस्या तो हर बच्चा करता ही है। कोचिंग की जो तपस्या है, आप 4.5 साल का कोर्स 6 से 8 महीने में करते जाते हैं, कई बार 9-10 महीने भी लग जाए, तो बच्चे को वो टाइम तो निकालना पड़ता है। तो जब आपने नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है, जब आपने 3.5 साल या 5.5 साल निकाले हैं, तो वहां आपको 6 से 8 महीने अगर आप ऑफलाइन में देने का प्रयास करेंगे तो सफलता जल्दी मिलती है। ऑनलाइन के अंदर बच्चा, कई बार मैंने ये भी देखा है, देखो यूट्यूब पे बच्चा सिर्फ यूट्यूब पे प्रीफर करता है। सबसे बेस्ट तो होता है सेल्फ स्टडी। देखो मैं बताता हूँ, कोचिंग में आने से ही सिलेक्शन नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा सच है, स्वीकार करना पड़ता है कि आप कोचिंग में आकर कह दो कि साहब हमने इन सर से पढ़ लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। मेहनत तो बेटा हर जगह करनी पड़ती है। आपको ऑफलाइन में भी मेहनत करनी है तो ऑनलाइन में करनी है। ऑनलाइन में डेली स्क्रीन के आगे बैठना, उतना वाईफाई अवेलेबल है कि नहीं है, लाइट चली गई क्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऑफलाइन में डेली आना है, बैठना है, सामने टीचर रहेगा, क्लास से बाहर जा नहीं सकते हो, तो वो फिर एक डिसिप्लिन बन जाता है। ऑनलाइन में नहीं बन पाता। यूट्यूब के अंदर क्या है कि क्वेश्चंस सीरीज वगैरह अलग अलग चीजें चलती है। आज के टाइम के अंदर 2 तरीके के टीचर्स हैं, ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन में। और ऑनलाइन के टीचर्स जो सिर्फ क्वेश्चंस करवाते हैं, वो एक अलग धड़ा चला हुआ है। वहां पे बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोचिंग में अगर आपको सक्सेस रेट चाहिए ना, और जल्दी चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में आप टाइम नहीं लगा सकते, ओवरेज हो जाएंगे आप। बिल्कुल। आपको अगर जल्दी सक्सेस रेट चाहिए तो आपको हर हाल में पहले थ्योरी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, वरना आपको टाइम आपका निकलता चला जाएगा। आप कहते हैं, कई बार बच्चे नीचे लिखते हैं, सर मैं आपको 6 साल से पढ़ रहा हूं आपसे। अरे भाई तू 6 साल से पढ़ रहा है। नीचे लिखते हैं कई बार, सर मैं आपकी 5 साल से ये सीरीज देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ वो 5 साल से सीरीज देख रहा है, वो एक्चुअल में डिसिप्लिन नहीं है। फिर वो बच्चा, उसको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, उधर उठा लिया, रैंडमली कुछ भी पढ़ रहा है वो। मैं कह रहा हूँ एक आप 8 महीने की तपस्या ढंग से कर लीजिए, अच्छे ढंग से कर लीजिए। या तो घर पे बैठ करके सटीक आपको पता है तो अच्छी बात है, वो फिर 5% 10% ही बच्चे हैं। काफी बच्चे ये कह भी देंगे कि सर सेल्फ स्टडी बेस्ट है। मैं मानता हूँ सेल्फ स्टडी बेस्ट है, पर सेल्फ वाले कितने बच्चे बताओ?
100 में से 10 बच्चे मिलेंगे आपको या 5 बच्चे मिलेंगे, 100 में से 100 नहीं मिलेंगे। सही बात तो जो 80 बच्चे हैं ना, उनको पहले थ्योरी करनी चाहिए, उसके बाद आपको एमसीक्यूज पे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थ्योरी बेहतर टीचर से करो, शानदार करो, उसके बाद मैं कह रहा हूँ हजारों क्वेश्चन करो ना, आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं कहीं। गलत होगा ही नहीं। फिर नीचे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर मुझे 6 साल लग गए, मुझे 7 साल लग गए, मैं 6 साल से आपकी ये सीरीज देख रहा हूँ। अरे जरूरत नहीं है भाई, साल भर में सिलेक्शन लो और आगे बढ़ो। इसलिए ऑफलाइन द बेस्ट है। अच्छा, ऑफलाइन बेस्ट है। अब सर ऑफलाइन कोचिंग में आपको इतना प्यार मिलता है, कभी कभार बाहर स्टूडेंट भी मिल जाते हैं, मतलब कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा ना आपके साथ जी, तो कैसा फील होता है? देखो ये तो एक पर्सनल एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यार मिलता है बहुत तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगता है है ये। एक्चुअली क्या होता है कि हम टीचर्स क्यों हैं, मैं कहता हूँ कि किसी भी टीचर को प्राउडली नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। डाउन टू अर्थ रहोगे, आपको प्यार कहाँ से मिलता है? बच्चों से मिलता है। आपको अगर बच्चा सड़क पे भी मिलता है ना, आप उसका सम्मान दीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, उससे प्यार से बात कीजिए। वो आपकी कोई दो बात आपसे कहना चाहता है, वो प्यार मैंने कई जगह पे महसूस किया है। मतलब मैं ही नहीं, मेरे साथ के भी कई कलीग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं फील्ड में, जिनको बहुत सारा प्यार अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगह पे मिल जाता है। वो सिर्फ इसी वजह से कि वो डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल। मुझे अभी भी एक वाक्य याद है, जब मैं हॉस्पिटल में सिस्टर का इलाज करवा रहा था, ट्रीटमेंट करवा रहा था, तो मेरी सिस्टर का मतलब प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा था, डिलीवरी केस था, थोड़ा उलझ गया था केस। उस टाइम हम परेशान थे। अच्छा। हॉस्पिटल में गए, मेरे मदर फादर सब अच्छे साथ में, मेरे फैमिलीज भी मेरे साथ हैं। अच्छा। आपको अच्छा कब लग रहा है? जब फैमिली के साथ में कोई बहुत सारे बच्चे एकदम से आपको देखे और भाग करके आपके पास आए, फिर सर आप एनाटॉमी वाले सर आप एडब्ल्यू सर है, सर यहाँ कैसे हो आप? मैंने कहा कि बेटा ऐसे ऐसे करके, अब मेरी फैमिली मेरे को देख रही है। वो एक प्राउड मोमेंट है मेरे काफी लिए। अच्छा लगता है। मेरे लिए वो बच्चे एक भगवान की तरह हैं फिलहाल। बिल्कुल। उन बच्चों ने मुझे इतना सम्मान दिया कि जितना मेरे माँ बाप को एक लगता है ना कि यार एक बेटे का क्या होना चाहिए रुतबा, कि आप हॉस्पिटल में पहुंचे और आपको एक ये कहे कि यार कौन है ये, इसको साइड हटाओ, एक ये कि यार ये आदमी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। वो बच्चे मेरे लिए उस दिन भगवान की तरह थे, जिन्होंने कहा सर हम पहले देखेंगे इस चीज को। सब के सब मेरे साथ थे उस दिन। हमें मतलब एक कॉन्फिडेंस मिल गया था कि यार हमने अपनी जिंदगी में ये अचीव किया है, कुछ तो अच्छा किया है। अच्छा किया, मतलब अचीव इन द सेंस मैं कहता हूँ हमेशा पैसों से पहले इज्जत होनी चाहिए। अगर आपका मान सम्मान है ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। वो प्यार मैंने उस जगह पे भी देखा, इवन की बहुत सारी जगह पे भी हम देखते हैं, किसी रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, ये हम देखते हैं। पर वो जो प्यार मेरे माँ बाप के सामने मुझे जो मिला ना, वो सबसे अलग था। अभी कोई एक स्टूडेंट याद है आपको, कोई पर्टिकुलर कि अचानक उसे इतना प्यार मिला, आप खुद शॉक्ड हो गए हो, कभी ऑफलाइन या फिर कभी ऑनलाइन, कैसा भी कोई ऐसा मोमेंट याद है आपको? मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं जब एक बार ऐसे चेन्नई गया हुआ था, तो किसी काम से था, मैं चेन्नई गया हुआ था, तो वहाँ पे मेरे मतलब पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट, वो एक्चुअल में नर्सिंग ऑफिसर लग चुका है। अच्छा। वो ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर है वहाँ पे, और वो बच्चा आकर के एकदम से यूं इस तरीके से बोले सर आप, एकदम से यूं शॉक्ड होता है। तो वो किस्सा मैं अभी भूल नहीं पाया कि एक मैं ऐसी जगह पे था जहाँ से मेरा कोरिलेशन नहीं है साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया के बच्चे हमने पढ़ाए हैं काफ़ी, बट वो बच्चा साउथ इंडियन था। उन्होंने मुझे इतना अप्रोच तक किया कि सर आप मेरे घर चलो। मतलब वो एक फीलिंग ऐसी थी कि यार मैं मतलब बता नहीं सकता। अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो इतने अलग अलग स्टेट से आते हैं। हमने कि सिर्फ एक राजस्थानी कवर नहीं किया है, मतलब उतने सारे बच्चे हैं हर स्टेट से। इवन कि बच्चे त्रिपुरा तक भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब त्रिपुरा स्टेट का नाम सुनते लगता है कि तुमको पढ़ाया भी कैसे होगा, पर मैंने पढ़ाया है। मतलब अच्छा लगता है कि यार हर स्टेट आपसे जुड़ा हुआ है। और कोविड के टाइम पे एक मुझे अभी भी याद है, एम्स के अंदर एक बहुत हमारे एक रिलेटिव है जिनको कोविड हो गया था। अच्छा। उनका सडनली फ़ोन आया था, बोले कि सर मतलब ऐसे ऐसे करके बात है, जोधपुर एम्स में कोई जानकारी है क्या? जोधपुर एम्स होना आपको बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है, जोधपुर सब मेरे स्टाफ के भी सब कुछ है। सडनली मेरे को एक बच्चा याद आया कि वो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार बेड नहीं मिल रहा है। उस बच्चे ने ये देखो सारी व्यवस्थाएं करवाई। वो जब तक ठीक नहीं हो तब तक साथ रहा, और जब वो वापस निकला तो दुआएं है ना, दुआएं आपको हर जगह से मिलती है। मुझे उन गार्जियन की भी दुआएं मिली, पर मैं कहता हूँ मेरे से पहले वो दुआएं उस बच्चे की तरफ गई जिन्होंने मेरे लिए इतना जबरदस्त हेल्प किया। वो उसकी जान बचाने के लिए सबसे बड़ी बात थी। तो मतलब ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स बहुत हैं जिनको मैं आज भी याद करता हूँ, और आज भी मेरे साथ वो बहुत जुड़े हुए लोग हैं। पर्सनली जानते हो? पर्सनली जानता हूँ, अच्छा लगता है। मतलब हर एम्स में अंदर आज भी यूँ कह देना कि यार इस एम्स में ये काम है, तो शायद ही कोई बच्चा हो जो वहाँ पे नहीं होगा। हर जगह मिल जाएगा, हर एम्स में, हर सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में मिल जाएंगे बच्चे। अच्छा, हर सीएचओ और स्टाफ नर्स कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो बच्चा लगा हुआ मिल जाएगा। कि मैं एनाटॉमी वाले गुरुजी से पढ़ाई की है, हम जानते हैं, बेसिक तौर पे जानते हैं भाई, इनडायरेक्ट डायरेक्टली नहीं तो यूट्यूब से भी जानते होंगे।
काफी अच्छा है। प्राउड मोमेंट होता है ना खुद के लिए कि ये ऑफ कोर्स ये नाम कमाया ना हम, मतलब ये लगता है मुझे, कई बार खुद भी मैं भूल जाता हूँ कि मेरा नाम हिमांशु शर्मा है कि AWG सर है। ये टैग अच्छा लगता है उस टाइम पे ना। AWG है ना, द बेस्ट है, मतलब ये बच्चों से मिला हुआ मुझे टैग है। और बच्चों का जब तक प्यार है ना तब तक सब कुछ सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा सर ये सुन के। तो सर अब आगे बात करते हैं कि कोई गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। लाइक नर्सिंग ऑफिसर बनने के पहले वो क्या था और नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद उसकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस, बहुत कुछ। देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जब यहाँ आते हैं तो वो स्ट्रगल के दौर में होते हैं। हम देखते हैं कि बच्चा आता है तो अदर स्टेट के जो बच्चे आते हैं या स्टेट के बच्चे हैं, पीजी में एडमिशन, पीजी लेना, कोचिंग तक तो ठीक हम पढ़ा देते हैं। उनकी स्ट्रगलिंग दौर सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, रूम के अंदर पीजी के अंदर खाना कैसा मिल रहा है, दाल कैसी मिल रही है, सुबह दाल शाम को दाल है, सब्जियां कैसी मिल रही है, रोटियां कैसी आ रही है, या बच्चा भूखा ही सो रहा है, या कई बार तो बच्चे पानी पूरी खा के भी सो जाते हैं। मतलब उससे बड़ा स्ट्रगल नहीं है बच्चों की लाइफ में। बच्चे सिर्फ पढ़ने को स्ट्रगल नहीं कहता हूँ मैं कहता हूँ ये ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल है जो उसको खाने पीने की चीज़ें भी हैबिचुअल होती है। साउथ इंडिया के बच्चे आते हैं, उनको यहाँ के खाने पीने का भी रहता है थोड़ा सा, या किसी अदर ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ पे बच्चों का खान पान कुछ दूसरा था और यहाँ आने के बाद बिल्कुल ही बदल गया, वो बीमार भी होने लग गए। तो यहाँ की लाइफ जो वो स्ट्रगल से निकल करके जब सिलेक्शन के बाद जाता है ना, चाहे उसको फिर कोई सा भी स्टेट मिले, सबसे पहले उसका फ्री होता है स्ट्रेस, वो स्ट्रेस से निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और निकलने के बाद उसकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो उसके माँ बाप ने उसके लिए देखे थे, वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सर। हिमाचल से मेरे को कई ऐसे स्टूडेंट्स याद हैं जिन्होंने अपने स्ट्रगल, ऐसे तो बहुत बच्चों के स्ट्रगल है। एक बच्ची है, मैं आज भी जानता हूँ, मालविका ठाकुर करके एक बच्ची है। मैंने उसका लगाया हुआ इंस्टाग्राम पे भी वीडियो। बच्ची के फैमिली गार्जियंस, वो प्रीलिम्स नोट सेट का निकालने के बाद बीमार हो गई थी यहाँ पे। अच्छा हाँ। इतना परेशान कि सर वो मेंस का एग्जाम कैसे दे। उस टाइम पे उसके फैमिली या वो खुद है, वो बच्ची क्या है कि इतना परेशान थी कि उसके साथ की फ्रेंड ने उसने फ़ोन किया, बोले सर ऐसे ऐसे करके दिक्कत है। एक्चुअली उसको राजस्थान को इतना नहीं जानती, तो हमने हॉस्पिटल बताया, डॉक्टर्स बताया, ट्रीटमेंट हुआ, पर उसने एक हिम्मत खो दी थी। उस टाइम में से लगा कि यार सर कैसे करूँगी, मतलब मेंस का एग्जाम है, मेरा तो शायद नहीं हो पाएगा। फिर एक टीचर होने के नाते हमारा एक फर्ज बनता है कि हम उसको इतना मोटिवेट तो करें कि यार हो जाएगा, आप घबराओ मत, आप तैयारी जितनी है ना उससे ही काम चलाओ आप। तो मैंने कहा कि भी जितनी तैयारी उतना फोकस्ड है, बोले हाँ सर है। आज के टाइम पे आप यकीन नहीं करेंगे, उसने इतनी अपने अंदर इतना रख लिया था, उसको शायद डेंगू हो गया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद में फिर वो ठीक हो करके एम्स में सेलेक्ट भी हुई, और आज उसकी लाइफ और पहले की लाइफ में दिन रात का फर्क है। वो इतनी सक्सेस है कि वो अपनी छोटी बहन के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर रही है, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा कर रही है। इवन कि उसकी एक अलग ही दुनिया है। मतलब ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे जो सिलेक्शन के बाद अपनी लाइफ को चेंज कर लेते होंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद अपने स्किल को यूज़ किया। एक बच्ची है जो पोइट्री, जैसे पोइम होता है, उसमें अपना एक फील्ड बनाया। आज उसका नाम बड़ा फेमस है, गुंजन करके एक बच्ची है, आई थिंक आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। अच्छा। वो बच्ची नर्सिंग ऑफिसर है दिल्ली एम्स के अंदर। आज उसका नाम चलता है पूरे इंडिया के अंदर, हम उसकी शेरो शायरियाँ सेव करके रखते हैं। एक ना कमाल का है, मतलब बच्चे अपने आप को कुछ भी स्ट्रेस से निकालने के बाद ना जाने उसके अंदर कितनी स्किल्स हैं। कोई योगा सिखा रहा है, कोई अपने आप में पोइट्री सिखा रहा है, पोइट्री बता रहा है, उसके शो चलते हैं बाकायदा। एक नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद में बच्चे की बहुत सारी लाइफ चेंज हो जाती है। इवन कि एक मेडिकल लाइफ, जो मेडिकल में एक ऐसा फील्ड है कि सिलेक्शन के बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं, और वो सारे पॉजिटिव होते हैं। मल्टी सेक्टर में जा सकते हैं, मल्टी सेक्टर में जा सकते हैं। मतलब आपके पास टाइम है ना, तो आप अपनी स्किल का यूज़ करो। एक गुमनामी के अंधेरे में मत चले जाओ कि आप एक हॉस्पिटल में अंदर गए, वापस आए, बंद कमरे में आए, सो गए, फिर हॉस्पिटल ड्यूटी पे चले गए, नाइट ड्यूटी या शिफ्टिंग में। मैं कहता हूँ उसके बाद भी बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, और करते भी हैं बच्चे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है उसके बाद। अच्छा, बिल्कुल सर। तो सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था और स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा सुन के। बट एक बात ये भी है कि इन फ्यूचर आपने कभी सोचा है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैं अच्छा करूं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला इन फ्यूचर? हाँ देखो, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है। मुझे इस क्वेश्चन को मेरा पर्सनली मैं लेके चलूँ तो मुझे सच में लगता है कि कुछ ऐसा करें। भाई हम कोचिंग की दुनिया से जुड़े हैं, बच्चे आते हैं चले जाते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं चले जाते हैं। मैं अपने लेवल पे मैं बात करूँ तो मैं आपको एक कुछ प्लस मैं बताता हूँ। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। बिल्कुल। एना फिजियो और MSN एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है, काफ़ी मतलब चीज़ों को तैयार करके मतलब बच्चों को डिलीवर किया है। एक टॉपिक जैसे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं अपन। एनाटमी फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो GNM को भी पढ़ना है, बिल्कुल, BSc को भी पढ़ना है, MSc को भी पढ़ना है।
एमबीबीएस को भी पढ़ना है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी पढ़ना होता है, कॉमन सब्जेक्ट। इसके अलावा आप किसी भी इस फील्ड में आ जाओ, इवन कि मैं तो पैरामेडिकल, उसका भी पहला ही टॉपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। बिल्कुल वही होगा। एक ऐसा टॉपिक जो फर्स्ट ईयर में आने के बाद बच्चा भूत लगता है उसको, यूं लगता है कि यार ये बहुत बड़ा तूफान है, ये कैसे होगा, ये पार कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए मेरा खुद का अपना एक ड्रीम है कि जैसे एमबीबीएस में बीडी चौरसिया चलती है, यस यस। वैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का हर मेडिकल का बच्चा, और खास तौर पे इस फील्ड में जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, और साथ के साथ पोस्ट बेसिक वाले बच्चे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जीएनएम है ये, साथ में फिजियोथेरेपिस्ट, और साथ में पैरामेडिकल। ये ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे मैं चाहूँगा कि बच्चा एना फिजियो AWG से ही पढ़े। अरे सर। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसा करने के लिए मेरी एक बुक है, बहुत जल्दी इसको मैं एंड पे लेके आने वाला हूँ, और बहुत जल्दी अब सब बच्चों तक पहुंचेगी वो। AWG गुटका नाम भी मैं बता देता हूँ, मैं नाम बता देता हूँ, AWG गुटका के नाम से। अब गुटका सुनते ही बच्चों के मन में आता है ये तो बहुत खराब चीज होती है, गुटका क्यों खाएं, पान मसाला। हाँ, गुटका खराब चीज होती है, पर मेरा गुटका जो होगा ना, वो हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर जाएगा, और एनाटॉमी फिजियो का ऐसा गुटका और हर बच्चे के फिंगर टिप्स होगा, और वो कहेगा कि यार दुनिया के सारे गुटके खराब है पर ये गुटका बड़ा शानदार लगा हमें, AWG गुटका। ये नाम बच्चे भूल नहीं पाएंगे। इन फ्यूचर पूरा मेडिकल के स्टूडेंट ये गुटका जरूर ये खाएंगे। गुटका खाएंगे और पढ़ेंगे भी, इन द सेंस कि उनके पास ये बुक रहेगी एना फिजियो की, वो शॉर्ट ट्रिक्स, हजारों ट्रिक्स है। बच्चा मुझसे क्या है कि कोचिंग में आता है 2 या 3 सिस्टम ही पढ़ पाता है, मैं कहता हूँ 2-3 क्या पढ़ो यार, तुम हिमेटो से लेकर के इवन की हर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम भी तुम्हें ना फिंगर टिप्स होना चाहिए, ENT होना चाहिए तुम्हारे पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने मैं जानता हूँ ना उसकी सारी ट्रिक्स लगा करके एक जगह पे मिल जाएगी। आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है फिर। हाँ, बट ऐसा भी होता है ना कि मेडिकल की जो बुक्स है बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, इवन तो इसके बारे में कुछ सोचा हाँ, आपने? इवन की क्या कि बच्चों के कॉस्टली तो होता ही होता है, कॉस्टली के साथ साथ उसमें बहुत सारा डेटा है, ग्रंथ है वो एक्चुअल में। इतने बड़े ग्रंथ पढ़ने के लिए ना बच्चे के पास टाइम है ना कोई पढ़ पाता। 100 में से कोई 2 बच्चे पढ़ पाते हैं, 90 बोलते हैं, 95 या 98 बच्चे बोलते हैं नहीं यार हमसे तो नहीं होगा, कोई टीचर पढ़ा देगा पढ़ लेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, एना फिजियो आप बहुत अच्छी करें, और एना फिजियो स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो सागर मैं कहता हूँ कि मेडिकल सर्जिकल आपके फिंगर टिप्स रहेगा। बिल्कुल, किसी भी महल को बनाने के लिए नींव अच्छी होनी जरूरी है, मेरे साथ यही बात है। मैं एनाटॉमी फिजियो की नींव बहुत अच्छी कर देता हूँ तो मेडिकल सर्जिकल वैसे ही हाथ में बैठ जाता है। बिल्कुल यही करने का प्रयास करेंगे। डिसऑर्डर वो सिस्टम के साथ याद हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी एना फिजियो स्ट्रॉन्ग है ना तो 100% मान के चलो मेडिकल सर्जिकल इजी लगेगा। और आप कहीं पे भी देख लें, किसी कोचिंग में अगर किसी चीज ने मेडिकल सर्जिकल सीधा स्टार्ट कर दिया ना और एना फिजियो नहीं किया तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। वो बच्चा परेशान रहता है, फिर उसको खुद मेहनत करता है। अरे जब बच्चा खुद ही मेहनत करता है फिर आपसे क्यों पढ़ने आया? ये बात ये AWG गुटका आने वाले टाइम में हर बच्चे की जेब में होगा। सर उसके लिए आपको ऑलरेडी बेस्ट ऑफ लक, जल्दी आप उसको लॉन्च करो मार्केट में। और बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बच्चों पे डालने वाला है, नहीं। जब मैं पहुंचाने का मादा रखता हूँ कि यार हर बच्चे तक होना चाहिए, तो ये अप्रोच हर तक जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को परेशान होना पड़ेगा, किसी को तो मैं यूं भी डिलीवर कर सकता हूँ। तो मतलब आने वाले टाइम पे मेडिकल में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी तरफ से। अपन एक दे सकते हैं कि AWG गुटका हर बच्चे के जेब में होगा। बहुत बढ़िया सर पॉडकास्ट को लंबा ना करते हुए कुछ बात स्टूडेंट्स के बारे में और कर लेते हैं कि जैसे नर्सिंग स्टूडेंट है, उसकी नर्सिंग पूरी हो गई तो उसे कैसी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अब ऐसा होता है ना कि जैसे नर्सिंग पूरी हुई प्राइवेट सेक्टर में भाग जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं, तो काफ़ी बड़ी दिक्कतें हैं कि लोग तैयारी नहीं करते, वो प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ ज्ञान देना चाहोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? देखो ऐसा सागर, इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या है कि 2 तरीके का कैटेगरी का, मैं पहले भी बोला हूँ, GNM और BSc। बिल्कुल, GNM के बच्चे को एक्सपीरियंस चाहिए होता है, पहली बात। अगर बच्चा एक्सपीरियंस नहीं लेगा तो वो नॉट सेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये भी तो पहले तो उसको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, और एक ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जो रजिस्टर्ड है। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी का बनवा लेते हैं, पर वो चलता नहीं है। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर बनवा भी लेंगे ना ऐसा, तो फैक्स से बन जाएगा, आप सैलरी स्लिप कैसे दिखाओगे? आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन होता है। बिल्कुल, मैं ऐसे बच्चों को पहले अवेयर करना चाहता हूँ कि आप किसी से भी फेक या किसी तरीके से, अगर आप सोचते हैं कि सर मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उससे वो मुझे बना के दे रहा है, इतने बेडेड का दे रहा है, तो वो ऑथेंटिसिटी हो ही नहीं सकती। इसलिए आप खुद ही वर्क करें, और वर्क करोगे ना तो फील्ड में आपको सीखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट कोचिंग्स में नहीं पढ़ाए जाते, काफी सारी कोचिंग्स ऐसे जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए नहीं जाते। आपको सिर्फ इमेज देखनी होती है, रटना होता है, और याद रहे नहीं रहे वो मैटर नहीं है। फिर आप हॉस्पिटल में वर्क करोगे ना तो डेली मशीनों को देखते हो,
डेली आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो तो वो याद हो जाता है। याद हो जाती है, हैबिट में आ जाती है। एक काम तो ये है। अब आप वहाँ ये नहीं सोच सकते कि सर मुझे सैलरी कितनी मिल रही है। प्राइवेट के अंदर सैलरी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। बच्चा परेशान रहता है सुबह से शाम, पर मैं कहता हूँ उसको परेशानी की बजाय अपना पेशेंट बना लो। वहाँ पे साल भर काम करो, इतना सीख जाओ कि सारा इंस्ट्रूमेंट देखते ही तुम्हें पता लगे। और हॉस्पिटल भी कौन सा होना चाहिए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ऐसा ही हॉस्पिटल चूज करो। टाइम लगेगा आपको, पर आप उसमें से निखर करके निकलेंगे। आपको लगेगा कि यार मैं पहले क्या था अब क्या हो गया। पहला तो ये स्टेप होता है कि आप नर्सिंग फील्ड में हैं तो आपको पहले, अगर जीएनएम से है तो आप हॉस्पिटल ज्वाइन करें। बिल्कुल। अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को तो मैं कहता हूँ कि बेटा आप कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो वो तो सबसे बेस्ट है। बेस्ट। अगर आपको प्रॉपर सब कुछ मैटर पता है तो आप जरूर करें। सीधा डायरेक्ट यूट्यूब पे ना जाएं। अगर आप लगता है कि नहीं यार 7 महीने 8 महीने तपस्या कर लेनी चाहिए, जो हर बच्चा करता है 100 में से 90 बच्चे करते ही हैं तपस्या, ये तो आपको जो कोचिंग बेहतर लगे उस कोचिंग में जा करके आपको सारे टीचर देखने आने चाहिए। मैं कहता हूँ हर जगह पे डेमो लेना चाहिए। आप ऐसे मत फंसे कि एक टीचर 2 टीचर तुम्हें दिख रहे हैं, बाकी तुम्हें पता लगे यार कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं करें। आप सब जगह सारे टीचर्स देखें, एक्सपीरियंस क्वालिटी के टीचर्स हैं क्या, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आपने अच्छी कोचिंग ज्वाइन करी है आपको बहुत जल्दी परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आप YouTube के भरोसे बैठे रहते हैं आपको परिणाम मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाएगा, पर वो बहुत लेट मिलेगा, टाइम लग जाएगा। आप वही फिर लिखेंगे चैट बॉक्स के अंदर कि मैं 5 साल से 7 हूँ, 6 साल से 7 हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। टाइम को खराब नहीं करना है, टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, मुझे एक ना किस्सा याद आता है, इस पर एक छोटी सी बात है, मैं टाइम लूँगा आपका इस पर। एक पेशेंट है, पहली बार बीमार हुआ है, उसकी सर्जरी होने जा रही है। वो सर्जरी करने गया, वो रो रहा है, बुरी तरह तड़प रहा है, मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, मुझे नहीं करवाना है ऑपरेशन, ये वो रो रहा है, क्राई कर रहा है। फिर एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर कहता है कि भाई तू रो क्यों रहा है? बोले मेरी पहली बार सर्जरी है, मुझे सर्जरी नहीं करवानी है। और वो डॉक्टर जब उसका हाथ पकड़ के कहता है कि आप चिंता ना करें, मेरी भी पहली सर्जरी है। आप सोचिए देखो उस व्यक्ति पे क्या गुजरेगी कि यार पहली बार मतलब सर्जरी तू मेरी करने जा रहा है और पहली बार मैं ही पेशेंट हूं तेरा और मुझे भी पहली बार ही करवानी है। उस व्यक्ति के हालात देखो कितने बुरे हो सकते हैं। ऐसा ही कोचिंग फील्ड है। कोचिंग फील्ड में क्या होता है कि एक नौ सीखिया टीचर्स जो शुरुआत के अंदर सीख करके, मैं ये नहीं कहता कि बुरे हैं, मैं कहता हूँ या तो पढ़ाओ मत तो अच्छी बात है कि हम गलत चीजों को डिलीवर तो नहीं कर रहे, कम से कम। एक बहुत अच्छी टीचर्स हैं मार्केट में, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है उनके पास, हाईली एक्सपीरियंस्ड है, उनसे पढ़ो आप, जो डॉक्टर्स की तरह ही मानो आप, जैसे कि डॉक्टर्स एक्सपीरियंस था उस कहानी के अंदर अभी जस्ट मैंने बताया। तो एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ोगे तो वो अच्छा नॉलेज आपको डिलीवर करेगा और अच्छा मोटिवेशन भी देगा, ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा उसे। अगर आप ऐसी टीचर के पास जाते हो जिसने नया नया खुद ही सीखा है और नया नया आप भी हो, तो फिर आपको संभवतः टाइम लगेगा सिलेक्शन लेने में। बिल्कुल सही बात, ये सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ती है। बिल्कुल। इसीलिए आने वाले इन फ्यूचर के अंदर अगर कोई बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, तैयारी करता है, तो बीएससी वाला तो कोचिंग की तरफ भागे और जीएनएम का बच्चा अगर तैयारी करके फिर कोचिंग की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ भागे। पर मैं कहता हूँ हॉस्पिटल आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा अगर आपको नोट सेट चाहिए, तो एक्सपीरियंस चाहिए। जीएनएम कंप्लीट हुई, आप 7 महीने कोचिंग में आ सकते हो, पढ़ाई करो, उसके बाद वापस चले जाओ हॉस्पिटल के अंदर और इस बेसिस में मत जाओ कि मुझे हमेशा प्राइवेट में काम करना है। प्राइवेट में सैलरी नहीं है, प्राइवेट में आपको परेशान होना पड़ेगा, सुबह से शाम तपना पड़ेगा। 1.5 साल में मुझे लगता है कि एक बच्चा सीख जाता है सब कुछ, कितना सफिशिएंट है उसके लिए, और तुरंत तैयारी में लग जाओ फिर से, तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे किसी स्टूडेंट ने जीएनएम कर ली, अब साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहा है और साथ में कोचिंग कर ले हॉस्पिटल की जगह, तो वो बेटर रहेगा। साथ में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम हो गई उसकी, अब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेगा जीएनएम के बाद। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब बच्चा जब जीएनएम करता है तो जीएनएम इट्स ए डिप्लोमा, बच्चा का एक डिप्लोमा है। बच्चा अगर डिग्री के पास जाना चाहता है तो उसको पोस्ट बेसिक कर लेना चाहिए। कोचिंग चल रही है साथ के साथ और साथ के साथ पोस्ट बेसिक में डाल दीजिए कहीं पे, तो जीएनएम और पोस्ट बेसिक मिलाकर फिर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी एक अच्छा आइडिया है। आप जीएनएम प्लस एक पोस्ट बेसिक एक अच्छी जगह से कर सकते हैं, एक रेपुटेड कॉलेज से करिए और साथ के साथ आपकी कोचिंग चलती रहेगी, तो टाइम भी बचेगा और साथ के साथ आप सिलेक्शन के नजदीक भी जाएंगे और आपको हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल ज्वाइन करने का फायदा सागर मैं ये कहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट समझ में आ जाएगा। जीएनएम का बच्चा, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो सिर्फ बायोलॉजी का ही नहीं है,
वो आर्ट्स का भी है, कॉमर्स का भी है, है। उसको सब कुछ सीखना पड़ता है, बिल्कुल, ये इसलिए बात उसको भी- संघर्ष ज्यादा करना है। बिल्कुल, मैं ये इसलिए बात भी बच्चे सही है। जेएनएम पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि बच्चा जेएनएम का बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है, अच्छा। बीएससी के बजाय। वो कोचिंग में आता है तब भी उसको लगता है कि यार मैं तो जेएनएम हूँ, ये बीएससी वाला जवाब कैसे दे रहा है। बिल्कुल, हाँ। जेएनएम के मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बीएससी से पहले सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। अच्छा, अच्छा। अगर आत्मविश्वास है, अगर दृढ़ निश्चय करके रखा हुआ है, अगर कह रहा है कि सर सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो 8 महीने की तपस्या काफी रहती है कोचिंग्स की। बिल्कुल, ये है। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के। सर कुछ और क्वेश्चन है, अपन और आगे बात कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट है, उसने वो 4-5 साल से तैयारी भी कर रहा है, अच्छी खासी तैयारी है उसने 10-12 एग्जाम दे लिए 4-5 साल के ड्यूरेशन में, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो ही जाता है। बट अब आगे है कि आगे वो पढ़ाई तो बंद कर नहीं सकता। देखो ऐसे बच्चे जिन्होंने 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उन बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ अगर आत्मसमर्पण नहीं किया ना, हाथ खड़े नहीं किए, हैंड्स अप, तब तक आपका सिलेक्शन तय है। आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपको जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, जैसे मान लो इस बार आपका नोट सेट में नहीं हुआ, आप 4th टाइम पेपर देने गए और आपका नहीं हुआ, हाँ। तो अगली बार 5वें पेपर के लिए आपको ये माइंडसेट कर लीजिए कि आपको 0 से तो बिल्कुल तैयारी नहीं करनी। हाँ, आप 0 से तो बिल्कुल खत्म कर चुके हो, बिल्कुल, अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। उन गलतियों को देखना है जहां तुमने 4 बार पेपर्स में गलतियां कर दी है। जैसे पहली गलती होती है नेगेटिव मार्किंग। सबसे ज्यादा बच्चों की नेगेटिव मार्किंग वहीं होती है जहां बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होता। बच्चा कॉन्फिडेंट कब नहीं होता? जब उसकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर उसकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर इतनी अच्छी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि साहब मैं हर क्वेश्चन कर सकता हूँ, थ्योरी के बाद अगर वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे, तो शायद आई थिंक वो बच्चा बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। और इवन कि उसके जो संघर्ष है ना, 4 साल 5 साल, फिर कोई नहीं पूछने वाला। एक बार सिलेक्शन हो जाता है ना, आपसे दोबारा कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितना संघर्ष किया। जाएंगे वो। हाँ। हर बच्चे की जिंदगी में संघर्ष होता है। 4 साल के बाद मैं मानता हूँ कि बच्चा अपने घर वालों से पैसे नहीं मांग सकता। हालांकि घर वाले कभी मना नहीं करेंगे, पर बच्चा मन में लेके बैठ जाता है कि यार अब मैं बार बार पैसे नहीं मांग सकता। उसको तैयारी करनी ही पड़ेगी। आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ मत जाइए, आप तैयारी करते रहिए जब तक आपको कहीं ना कहीं सफलता ना मिल जाए। आप तैयारी करते रहिए ना। बट ऐसा होता नहीं, कई स्टूडेंट का गलत मतलब ऐसा होता नहीं, गलत कोचिंग ज्वाइन कर ली उसने, उसमें फंसा रह गया, उससे निकल नहीं पा रहा और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर मतलब ऐसा कचरा बन जाता है दिमाग में। देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये तब होता है जब मैंने आपको कहा था कि एक होता है नो सीखिया, एक होता है एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस जगह पे हैं, अच्छे टीचर से कमांड करी है, अच्छे टीचर से पढ़ा होगा, तो मैं मानता हूं कि उसको शायद दोबारा वो चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर उसके क्वेश्चंस हो रहे हैं, देखो आप किसी भी कोचिंग से हैं, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट है। आप किसी भी जगह पे पढ़ रहे हैं, आप लगातार थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन करने में सक्षम है तो 100% आप सही डायरेक्शन में हैं। फिर सिलेक्शन होना नहीं होना मैटर नहीं करता, हम डायरेक्शन हमारी सही है एकदम। इन फ्यूचर कभी ना कभी सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप आज मानोगे। बिल्कुल, ये सच है कि आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाथ खड़े नहीं करने, हैंड्स अप नहीं करना और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से तैयारी नहीं करनी। अब की बार तैयारी हो चुकी है। गलतियों पे एकदम से जो पर्दा डाल के बैठे हुए थे उसको हटा देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, ये भी बात सही है। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब वाले स्टूडेंट और कोचिंग वाले स्टूडेंट हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंट है? देखो YouTube पे बच्चा कब पढ़ता है? जब उसको 2 चीज़ें मिल सकती है। पहला कि उसको एक अच्छा टीचर वहाँ पढ़ा रहा है, पर YouTube पे थ्योरेटिकल पढ़ाने वाले तुम भी जानते हो कि टीचर बहुत कम है। थ्योरी नहीं पढ़ाते कोई भी, उनको पता है थ्योरी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन करवाया पढ़ाएंगे तो कंटेंट नहीं बचेगा। पहला सवाल, मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है ये सब चीज़ें। सही बात है सर। हाँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रगल के दौर में गुजर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस हो, उनके लिए यूट्यूब ही सब कुछ है, मैं मानता हूँ। और उन बच्चों को सैल्यूट भी है कि इतने संघर्ष में वो पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सही टीचर का चुनाव करें। सबसे मैं बोलता हूँ कि सही टीचर का यूट्यूब पे चुनाव करें। एक ऐसा, आज यूट्यूब पे हर कोई पढ़ा रहा है, जिसने खुद ने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ा रहा है। थोड़ा सा देखा पढ़ा दिया, थोड़ा सा देखा पढ़ा दिया। ऐसे से तो दूर रहे। एक्सपीरियंस टीचर आपको यूट्यूब पे बहुत जगह पे मिल जाएंगे। हर टीचर डेली डे बाय डे मेहनत कर रहा है, क्लासेस ले रहा है। बिल्कुल। हमने भी एक अलग से सीरीज जैसे हैट्रिक सीरीज करके हम चलाते हैं। हैट्रिक में हम जब पढ़ा रहे हैं तो हमारे माइंड में रहता है कि हम ऐसे क्वेश्चन दें जो बच्चों को एग्जाम में मिले। हम ये चाहते हैं। तो अच्छा लगता है कि यार बच्चों के पास कंटेंट थोड़ा ऐसा जाना चाहिए जिसकी वजह से बच्चा सेलेक्ट हो जाए। तो सेलेक्टिव टीचर्स को चूज करें। यूट्यूब पे बच्चा अगर लगातार उसी पे ही डिपेंड है
तो सिलेक्टिव टीचर देखें, उनका कंटेंट देखें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करें। पर मैं उन्हीं बच्चों से कहूँगा थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, वरना आपको टाइम लगेगा। ये अंतर रहता है। और जो बच्चा ऑफलाइन में टीचर्स बच्चे पढ़ते होते हैं, तो ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि 6-8 महीने की तपस्या वो अच्छी जगह पे कर चुका होता है, और अगर कर लिया उसने तो उसके बाद में ठीक है। अब उसके बाद वो आप क्वेश्चन चाहे कहीं से भी करो। अच्छा। यूट्यूब पे मैं कहता हूँ क्वेश्चन कहीं से करो, अच्छी बात है। रैशनल वही पकड़ो जो सही पकड़ा है, सही बता रहा है आपको वो टीचर देखने चाहिए। तो चूजेबल टीचर है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे। अगर इन सबको एक जगह खड़ा कर दिया जाए प्लेटफॉर्म पे, मैं कहता हूँ वो प्लेटफॉर्म पे मतलब बच्चे आ जाए, पर एक म्यान में 2 तलवारें रह नहीं सकती, वो वाली बात है। वरना इतने अच्छे टीचर्स हैं मार्केट के अंदर, इतने अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस है यार उनके पास, मतलब उनके पास उम्र के साथ साथ उनका अनुभव भी है। ये अनुभव उन बच्चों के काम आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कई बार कि सारे एक जगह हो जाने चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर टीचर अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करके बैठा है। हर टीचर को अपना एक अनुभव है, तो वो हर जगह एक जगह मिल नहीं सकता, एक छत के नीचे मिल नहीं सकता। सही बात है सर। बट फिर भी मैं कहता हूँ कोशिश करो, मेहनत करो। अच्छे टीचर को ढूंढने की पहचान तुम लोगों में होती है। ग्रेजुएट बच्चे होते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये टीचर कैसा क्या पढ़ा रहा है, छोटी होती है कि कौन सी है, कौन बट उस चीज के पीछे मत भागो कि सब भाग रहे हम भागते चले जाएं। अच्छा कंटेंट पहले पढ़ लो, नेगेटिव भी नहीं होगा, सिलेक्शन भी जल्दी होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए कि जी, अपन कोशिश कर रहे हैं कि इस माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी सागर, मैं आपने मुझसे बात की तो मुझे भी अच्छा लगा कि सर आपसे मुझे कुछ बात करनी है नर्सिंग फील्ड पे रिलेटेड। मैं आपके माध्यम से भी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपने मतलब बच्चों को बहुत अच्छा डिलीवर करा है। मैं आपके इंस्टाग्राम पेज को मैं फॉलो करता हूँ, खुद भी टीचर एज ए टीचर मैं फॉलो करता हूँ। मैंने आपके कंटेंट को देखा है, आप जो भी डेटा बेस्ड कोई पोस्टर डालते हैं, कोई चार्ट डालते हैं, आपके डेटा सटीक होते हैं। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों को फॉलो करना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आपने ये चुनाव किया है कि यार हम अच्छी चीज़ें बच्चों तक पहुँचाएं, तो वास्तव में आप बहुत अच्छे मतलब तारीफ के काबिल है। थैंक यू सर उसके लिए। बिल्कुल सागर। तो सर कुछ और बातें कर लेते हैं। तो इस कोचिंग जर्नी में आपको कभी कुछ परेशानी हुई है? लाइक आपको कभी लगा हो कि मैं पढ़ा भी, एक एज ए टीचर भी मैं इतनी परेशानी हैंडल कैसे करूँगा, दिक्कत हो रही हो? सागर, मुझे अभी भी याद है जब मैं किसी प्रीवियस संस्था में था, तो वहाँ पे जैसे बॉन्ड, हम जैसे कोचिंग टीचर्स में होता तो क्या बॉन्ड साइन करने होते हैं। बिल्कुल। मैंने वहाँ पे बॉन्ड साइन किया था। उस टाइम पे सब कुछ सही चल रहा था। बॉन्ड साइन से कुछ टाइम पहले, जब जैसे 3 ईयर बॉन्ड है हमारा, तो उससे कुछ टाइम पहले हल्का सा कोई डिस्प्यूट हुआ डायरेक्टर सर के साथ, या कोचिंग में डिस्प्यूट हुआ। वो डिस्प्यूट मेरे लिए बहुत अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा। इसमें मैं 2 बातें मानता हूँ अपनी ज़िंदगी में। एक ऐसा वक्त मोड़ भी आया जब मैं 7 महीने तक घर पे बैठा रहा और मैं कहीं पढ़ा नहीं पाया। वो टाइम इतना क्रूशियल था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए स्ट्रेस, मैं मतलब उस स्ट्रेस लेवल पे था कि मैं कहीं पढ़ा नहीं सकता। मतलब मैं इस दुनिया को देख रहा था पढ़ाते हुए और मैं कुछ नहीं कर सकता। उस बॉन्ड के चलते ऐसा हुआ कि कुछ धमकियां भी हो सकती, मान लो सामने की तरफ से कि हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, जेल, ये सब चीज़ें बड़ी अलग सी थी मेरी ज़िंदगी में। हमने ज़िंदगी में एक काम किया है, वो है पढ़ाना। और जब हमने इतना अच्छा काम किया और उसके बलबूते आपको ये मिलता है, जबकि मैं अपने आप पे ये मानता हूँ कि शायद वहाँ पे हम फॉल्टी नहीं थे, कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल पार्ट आ गया सामने कि जिसकी वजह से मुझे 6-7 महीने घर पे बैठना पड़ा। वो टाइम मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इवन कि उसका इतना था कि परेशानी का सबब इतना था कि मुझे लगा कि यार ये फील्ड ही छोड़ देना चाहिए। मैंने पहली बार ऐसा सोचा। एज ए टीचर ऐसा कुछ हुआ तो बुरा तो लगा होगा उस टाइम? एज ए टीचर मुझे लगा कि ये फील्ड ही छोड़ देना चाहिए। मुझे पढ़ाना, मतलब एक बार के लिए मैंने 7 महीने में ये सोच लिया था कि मैं ये फील्ड ही, कोचिंग फील्ड ही छोड़ दूंगा। अच्छा। उसके बाद फिर होता है ना कि भगवान सारे दरवाजे बंद नहीं करता, कोई एक दरवाज़ा खुला रखता है। उसी टाइम पे मेरे एक बहुत ही मित्र हैं, मतलब मेरे बड़े भाई समान हैं, कोचिंग के डायरेक्टर हैं, BK सर कह सकते हैं। अच्छा। भुवनेश सर कह सकते हैं। मतलब मेरे लिए वो सब कुछ। और इनमें भी साथ में ये मान के चलो कि उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ तो ये 2 शख्सियत में जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो मेरी लाइफ की ज़िंदगी के द पार्ट, मतलब वो मेरी ज़िंदगी के अभिन्न अंग मान सकते हो आप, जिन्होंने उस क्रूशियल टाइम पे मेरी बहुत हेल्प करी। एक है भुवनेश खंडेलवाल सर और एक है डॉक्टर गौरव तेरी सर। ये 2 शख्सियत ऐसी है जिनकी बलबूते मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से कदम रखे, बहुत सही सटीकता से मैं आगे बढ़ा। भुवनेश सर का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है और डॉक्टर गौरव तेरी सर
इनके साथ मेरी एक अच्छी दोस्ती, ऐसी बॉन्डिंग है जिनकी वजह से आज हम साथ में भी हैं और साथ में एक प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ा भी रहे हैं। बहुत अच्छा प्यार है, रिलेशन है। मतलब उस चीज़ से निकलने में मुझे इन शख्सियत ने मेरी बहुत हेल्प की। और सबसे बड़ी बात बोलता हूँ कि जब मैं स्ट्रेस में घर पे रहा तो कहते हैं कि हर एक सफल पुरुष के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। तो मैं इस चीज़ को पहले तो शायद नहीं मानता था। मैंने कहा हर इंसान मेहनत करता तो हर इंसान की मेहनत उसके पीछे साथ देती है। मेरे पीछे मेरे माँ बाप और मेरी वाइफ, इनका सपोर्ट हमेशा से रहा। उस 7-8 महीने की उस जर्नी के दौरान मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और इवन की फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। मेरे बहुत सारे कोचिंग के अच्छे मित्र हैं जिनका मेरा साइकोलॉजिकली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे साथ ही संबंधी टीचर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इसमें। तो वो दौर था जो मैं इतना परेशान रहा। अच्छा जी। तो सर काफ़ी मेहनत की आपने, एज इतना नाम कमाया। हाँ, उसके बाद मतलब ठीक है, बच्चों का प्यार जब मिलता है तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ सिर्फ इतना था कि मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है, इसके बियॉन्ड मुझे कुछ नहीं आता। तो इस पढ़ाने वाले फील्ड में ही आगे जब हम बढ़े तो बच्चों का सपोर्ट मुझे मिला, प्यार मिला, उससे हम आगे बढ़े। उसके बाद आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे गए जी। आप, फिर और अच्छा नाम कमाया, अच्छा प्यार मिला स्टूडेंट्स। हाँ, अब डे बाय डे हमारे साथ बच्चे जुड़ते चले जाते हैं, प्यार बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर हम एज ए टीचर मेहनत करेंगे ना बच्चों के साथ, तो बच्चा जो है ना वो हमें रेस्पेक्ट पूर्वक, जितना भी रेस्पेक्ट देता है ना, वो मान सम्मान हमें बाउंस बैक करके ज़रूर मिलता है। आप कुछ भी अच्छा करेंगे ना, पॉजिटिव करेंगे, तो आपको बाउंस बैक करके ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। कभी कोई गुरु दक्षिणा मिली है आपको? गुरु दक्षिणा क्या होती है? गुरु दक्षिणा होती है बच्चों का सिलेक्शन। अच्छा। और ऐसे सिलेक्शंस हमारी ज़िंदगी में बहुत ये सारे तो बहुत हैं। मिला होगा फिर आपको। बहुत, मतलब मैं कहता हूँ ना कि हर एम्स में आज अगर मैं किसी भी एम्स के अंदर मुझे या मेरे किसी रिलेटिव को प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे डरने की ऐसी ज़रूरत नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मैं उन बच्चों में से किसी भी एम्स में जाके मैं फ़ोन कर दूँ तो वो बच्चे मेरे लिए तैयार हैं। इजीली काम हो जाता है। ईजी काम हो जाता है। चलो ये सबसे अच्छी बात है सर। सर एक बात और करना चाहेंगे आपसे, जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने 12th पास आउट की है, उसे पीसीबी से पास आउट की है, अब उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है मैं नर्सिंग फील्ड में जाऊँ, मैं एमबीबीएस में जाऊँ, तो कैसे मैनेज करें इस टाइम पे? देखो, इसमें सागर दो बातें हैं। पहला है कि नर्सिंग और एमबीबीएस, हर बच्चा 12th करने के बाद हर माँ बाप का सपना है कि बच्चा एमबीबीएस बने, डॉक्टर बने। बिल्कुल। पर सभी बच्चे एमबीबीएस नहीं बन पाते, हम सब जानते हैं। हज़ारों की तादाद में भीड़ है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं 12वीं के बाद में, 12th के बाद हर कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, नीट यूजी की तैयारियां करवाते हैं। तो क्या हर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है? नहीं हो पाता। तो कुछ ही बच्चे हैं जो डॉक्टर बन पाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे हैं जो स्ट्रेस लेते हैं। हमने कई दिन ही घटनाएं सुनते हैं कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। मैं कहता हूँ ऐसा सब करने की जरूरत नहीं है। और भी ऐसे कुछ बहुत अच्छे फील्ड हैं इस मेडिकल लाइन में जहां से आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। नाम क्या अगर एम्स का टैग लगा लिया ना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर हैं, बिल्कुल सर। तो वो टैग ही अपने आप में बहुत मैटर करता है। हम नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एम्स का टैग अपने आप में सब कुछ है। तो ये एक अच्छा फील्ड है। इस फील्ड में कुछ बातें ऐसी है सागर जो मैं इस बहाने में आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों को। तो जो गर्ल्स हैं, जो बच्चियां हैं, एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनके लिए मैं कहता हूँ कि नर्सिंग का जो ये फील्ड है द बेस्ट है। अब वो बेस्ट कैसे है? इसके पीछे एक वायरस छुपा है जो बच्चों के लिए अपने आप में वायरस है। उसको हम लोग अपने नाम से जानते हैं 80-20 वायरस। 80-20 वायरस, इस वायरस पे मैं मानता हूँ कि कोई टीचर जल्दी से बात नहीं करता, और मैं खुल के बोलने में हिचकाता नहीं हूँ। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी बोला है। बिल्कुल सर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये जो लागू हुआ है नर्सिंग फील्ड में कि 100 बच्चे हैं, उसमें से 80 सीट 80 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व है, 20 सीट 20 सीट बॉयज के लिए रिजर्व है। ये जब नहीं था ना, तो ये फील्ड सबसे बेस्ट माना जाता था। आज के टाइम पे क्या हुआ, पॉलिटिक्स ने या पॉलिटिशियंस लोगों ने, इन लोगों ने क्या करा है, जैसे एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है, बिल्कुल सर। इन्होंने मिलकर के, मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर गुलेरिया जी और डॉक्टर हर्षवर्धन बिल्कुल सर थे, जो उस टाइम पे यूँ मान के चलें कि हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में। इन दोनों के बलबूते इस चीज़ पे साइन हुए। ऑटोनोमस बॉडी वहाँ पे ये कहती है कि एम्स कहती है कि हमें कंफर्ट के लिए हमें साइन करने हैं, और साइन किया गया तो बताया गया कि 80 सीटें लड़कियों की रिजर्व कर दी गई। तो लड़कियों के लिए तो ये फील्ड द बेस्ट है। लड़कों के लिए ये उतना ही अकाल साबित हो गया। ये ऐसा काल साबित हुआ कि लड़के लोग मेहनत तो बेचारे पहले से भी करते हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। उनके लिए 20 सीटें ही सब कुछ है। पर मैं कहता हूँ कि यार हक जो होता है ना,
हक मिलना चाहिए, सर। मतलब लड़कों को अपना हक मिलना चाहिए। अब इसमें ना सागर दो बातें हैं, लड़कियां और लड़के आपस में इसमें उलझते हैं। लड़कियां कहती है कि भाई हमारे लिए ये फील्ड बना हुआ है, 80-20 की ये फील्ड है। मैं कहता हूँ लड़कियों की गलती नहीं है सागर, इसमें पॉलिटिशियंस लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सर। जैसे कास्टिज्म पे लड़के लोग भिड़ जाते हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ चलती रहती है। एक्चुअल में हिंदू मुस्लिम की गलती नहीं है, पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस अपना थोप देते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना और चाहिए। ऐसा होना चाहिए। इसके पीछे लड़ते कौन है? पॉलिटिशियंस कभी नहीं लड़ते, उनको आपने मतलब देखा ही नहीं होगा, है। उन्होंने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करी है। लड़ाई कौन करता है? जो इसको भुगत रहा होता बिल्कुल आम है। आदमी। इसमें लड़का और लड़की आपस में उलझ गए, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि कभी नहीं हुआ था। लड़का लड़की की हेल्प करता था। अरे नर्सिंग का मतलब होता है सेवा। सेवा। आप ये मान के चलो कि एक नर्सेज जो शब्द है ना, वो एक हॉस्पिटल का हार्ट होता है। मैं ये मानता हूँ, ये सब बच्चे भी कहते हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो वो नर्सेज अवेलेबल हैं आपकी सेवा के लिए, और वो 24/7 अवेलेबल है। उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं, सारी चीजें होती है, डॉक्टर की देखरेख में बहुत अच्छे काम होते हैं। पर एमबीबीएस में तो फिर नहीं 80-20। हाँ, वहाँ लड़कियां हैं लड़के हैं, वहां तो नहीं लागू किया कॉमन है वहाँ पे, उन्होंने, हाँ। वहां नहीं लागू किया आपने। आपने नर्सिंग में ऐसा कैसे देख लिया कि लड़का सेवा नहीं कर सकता, लड़की सेवा कर सकती है? लड़कियों आपस में उलझ जाते हैं। अब किया पॉलिटिशियंस ने, लड़के लोग आपस में एक दूसरे को गालियां देते हैं। मैं कहता हूँ कि लड़कियां इसमें गलत नहीं है। अगर आप कहते हो कि लड़कियां सर सपोर्ट क्यों नहीं करती है 80-20 में, लड़कियां सपोर्ट क्यों करेगी? प्रॉफिट मिल रहा है भाई, बिल्कुल उनको फायदा है ना। उनको 100 में से 80 सीट मिली है, लड़कियां क्यों करेगी? सही और बात। लड़कियां भी ये कहती है कि भाई हमने थोड़ी लागू किया हमने इसे, थोड़ी लागू किया। 80-20 लागू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम तो फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल सही और बात आप है। ये सोचते हो कि यार कम से कम लड़के और लड़के उलझ के बैठ जाए। मैं कहता हूँ लड़के लोगों को साफ शब्दों में मैं कहता हूँ आप लड़कियों को गाली देना बंद कीजिए। बिल्कुल लड़कियों की इसमें कोई गलती नहीं है। और लड़कियों को कहता हूँ कि आप लड़कों को कहना बंद कीजिए। लड़के सफर कर रहे हैं इस काले कानून को, बिल्कुल। इस काले वायरस को। मैं कहता हूँ कि जितना कोरोना वायरस खतरनाक था ना, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक ये 80-20 वायरस है। नर्सिंग वाले। अब बच्चे लोग कहते हैं कि सर इसको ये कभी हटेगा या नहीं हटेगा? मैं कहता हूं इसे हटाया जाना चाहिए, ये हटना चाहिए। प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तुमने कर दिया है, आपस में इनको लड़वा दिया है, फायदा किसी और को हो रहा है। बिल्कुल। आप ऐसा मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, चलो सर अब इसका कोई सोल्यूशन भी है क्या? 80-20 पे अगर हम बात करें तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक चीज से निकल सकता है, किसी कमेटी से, किसी नेता से। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले काम करना होगा कि अगर गवर्नमेंट का काम रोकना है, आपको एम्स के अंदर जितने कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर है उनको एक साथ अपने काम को रोकना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जिस दिन सरकार का काम रुकेगा ना, सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि 80-20 जैसा वायरस हटना चाहिए। इसके बियॉन्ड अगर आप कितनी भी कमेटी बना लो, कितने भी लोग इकट्ठे कर लो, आप कहीं पर भी बैठ जाओ। जैसे एक कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, जेडब्ल्यूसी कमेटी है, जेडब्ल्यूसी, वो अच्छा काम कर रही है, पर वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर काम करे ना तो शायद बेहतर हो जाए। वहां पे क्या होता है, हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। सरकार का जब तक काम नहीं रुकेगा तब तक ये 80-20 नहीं हटेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्स के, हॉस्पिटल के सारे काम के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स एक बार होल्ड ऑन हो जाने चाहिए, तभी काम। मैं ये नहीं कहता कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाए, पर मैं कहता हूँ इस वायरस को हटाने के लिए आपको वहां के काम को रोकना पड़ेगा। जिस दिन रुक गया ना, मैं गारंटीड हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, 80-20 हट जाएगा, 80-20 हटेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि एमबीबीएस और नर्सिंग में मैं कहता हूँ कि अगर स्कोप देखते हो तो लड़की लोग हैं तो इस फील्ड में आ जाए तब बेस्ट है, क्योंकि आपने लागू किया हुआ है और बच्चों के लिए अच्छी बात है, बच्चियों के लिए बहुत अच्छी है। लड़कों के लिए तो काला कानून है। वही बात होगी। फिर एक चीज और आती है इसमें ना, एक पॉइंट पे और बात होती है सागर, जैसे एंट्रेंस में जब एंट्री होती है, मैं कहता हूँ कि एंट्रेंस में फिर आपने एंट्री लगाई ही क्यों? भाई बंद कर देना अगर चाहिए ना। आपको 80-20 रखना है, 90-10 रखना है, कुछ स्टेट में भी है अभी भी एंट्रेंस के अंदर, अगर आपको लड़कों को एंट्री देनी नहीं है ना, तो फिर आप बंदी करो ना इसको, बंदी कर दो। सही बात है। लड़के लोग क्यों अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप लड़के लोग छोड़ देंगे इस फील्ड को ही। आप चाहते हो नहीं लड़का भी आए, लड़कियां ज्यादा आए, ये भी नहीं चले, एंट्रेंस में सबको घुसा ले और जब एग्जाम देने जाए कंपटीशन में तो लड़का बेचारा सफर करे, वो पीछे रह जाए। ऐसा नहीं करे, है ना? तो लड़के लड़कियां आपस में मस्त रहो, सेंट्रल गवर्नमेंट को रोको और वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी काम को रोक दीजिए, आपका काम सफल हो जाएगा। तो ये नर्सिंग फील्ड में सबसे बेस्ट है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए काला कानून जिंदाबाद है। 80-20 जिसको हम वायरस मैं कहता हूँ, ये बुरा है, ये हटना चाहिए। सर बहुत अच्छी बात बोली आपने, और मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर एक एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे। बिल्कुल। अगर आपको एक्शन लेना है तो मैं कहता हूँ सारे जितने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, एम्स में लगे हुए जो
बच्चे लोग हैं उन बच्चों को इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि आप ही के जूनियर्स आप तक पहुंचने वाले हैं। अगर आपको आपके जूनियर्स, आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटे, लड़के लड़कियों को गालियां दे रहे हैं, लड़कियां लड़कों को गालियां, ये बंद करो यार। ये आपस में झगड़ा किसने करवाया? ऑटोनोमस बॉडी ने करवाया है, डायरेक्टरों ने करवाया, वहाँ के मिनिस्टर लोगों ने करवाया। इनको ही सबक सिखाना पड़ेगा। इनको सबक जब तक नहीं सीखेंगे ना, तब तक ये हम लोग लड़ते रहेंगे और इसमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर लो, ऐसा होगा नहीं। फिर जिस दिन उनका काम बंद होगा ऑटोमेटिकली उनको सोचने पे विवश होना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे सोचने पे। मैं तो कहता हूँ सागर की हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को ये चीज तो पता भी नहीं है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज इन्होंने लागू कर रखी है। बिल्कुल सर। इन्होंने सबसे कहा हुआ है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। सरकारें अपने हिसाब से, मैं ना बीजेपी से हूँ, ना गवर्नमेंट, ना कांग्रेस से हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे बच्चों से मतलब है। कहता ना जब आपके ऊपर आती है ना तब आप बात करते हो, हमारे ऊपर आई है, इस फील्ड में आई है तो हम ये बात कर रहे हैं। मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, मुझे मतलब है मेरे बच्चों को हक मिले और मिलना भी चाहिए। सर ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, वो नर्सिंग फील्ड में आ जाते हैं, 3 साल बाद पता चलता है और यार एम्स में तो 80-20 लाख हुए, तब उस पर क्या बीतती होगी? बहुत बुरा फील होता है। बच्चा अपने आप को यूं सफर करता है कि यार मतलब मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, और करते भी हैं लड़के लोग, आज भी मेहनत कर रहे हैं, 20 सीट के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि एक सिलेक्शन सीट मिल जाए हमें। और बहुत सारे बच्चे ठीक है सिलेक्ट हो जाते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ये बात करते हैं कि सर कुछ नंबर अगर होते तो आज हम सब कुछ अचीव कर लेते। उन बच्चों की तरफ देखते हैं तो तब बुरा लगता है कि यार ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। यस सर। तो सर इन फ्यूचर हट जाना चाहिए, काफ़ी अच्छी बात होगी। तो सर कुछ बात अपन अलग से कर लेते हैं कि जैसे कोई अभी 12th पास आउट है तो उनके पास क्या क्या स्कोप है? वो नर्सिंग में आना चाहिए, पैरामेडिक्स में आना चाहिए? 12th पास होने के बाद में देखो, 12th पास होने के बाद में आपके पास मेडिकल के बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं। आज के टाइम पे कहते हैं कि स्किल बहुत बड़ा मैटर करता है। स्किल मैटर करता है, इसके पीछे देखो जीएनएम कर सकते हो आप। बिल्कुल सर। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। एक बहुत अच्छा स्कोप खुला है पैरामेडिकल। आप पैरामेडिकल के अंदर डीएमएलटी, डीआरटी, डीओटी डिप्लोमा होता है ये, बट इस फील्ड में बच्चे भी ज्यादा नहीं है। इस फील्ड में अगर आप आते हो, अच्छी मेहनत करते हो, साथ के साथ आप ग्रेजुएशन चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस फील्ड में आके आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती है। अपने यहाँ पे क्या होता है कि गाँव परिवारों में लोग कहते हैं गवर्नमेंट सर्विस का ठप्पा लगना जरूरी है, तो ऐसे फील्ड में हमें, हमारे हाथ में क्या होता है, एक टेक्निकल जॉब होती है। आप नॉर्मल बीएससी करते हो और बीएससी नर्सिंग करते हो, फर्क है उसमें। नॉर्मल बीएससी में आपको ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता, बीएससी नर्सिंग के अंदर आपको आकर के नर्सिंग ऑफिसर जैसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल से रेपुटेड इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलता है, आपको जॉब करने को मिलता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपको मिल सकता है, और ये टेक्निकल जॉब अगर आपके हाथ में तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी, बीपीटी कर सकते हैं आप। आज के टाइम में फिजियोथेरेपी करके बहुत सारे लोग, टीचर, डॉक्टर्स लोग हैं, वो क्लिनिक चला रहे हैं अपना, और अच्छा स्कोप है उनके पास। इसके बियॉन्ड हम बात करें, बीडीएस आप कर सकते हो, बहुत अच्छे, मतलब अगर आप अच्छे डॉक्टर्स हैं तो बीडीएस भी आप जा सकते हैं। एमबीबीएस तो नो डाउट अच्छा है, द बेस्ट है। और इसके बियॉन्ड हम बात करें तो मेडिकल फील्ड में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप बीएससी करके, एमएससी करके जाते हैं नॉर्मल लेवल पे, तो भी आपको टीचिंग लाइन में जाने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल सर। सर एज ए कंपेयर बात करें कि मैथ लेने के बाद ज़्यादा स्कोप है या फिर बायोलॉजी लेने के बाद ज़्यादा स्कोप है? देखो आज तक मैंने एक ऐसा फील किया है कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इनका एक बूम आता है। एक वक्त आता है जब मैथमेटिक्स बहुत क्रेज पे चला था, इंजीनियरिंग लाइन बहुत टॉप हब पे थी। आज इंजीनियरिंग को कॉलेजेस पहले बीच में बहुत आगे थे, अब सिर्फ लोग आईआईटी को प्रीफर करते हैं। पहले एआईट्रिपल चला करता था, अब आईआईटी के थ्रू सब कुछ मिलता है, और उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज आ गई है। और बायोलॉजी के अंदर तो नो डाउट ये बहुत अच्छा फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर बच्चों को डॉक्टर्स लेवल पे एमबीबीएस ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। नर्सिंग है, बीपीटी है, और इसके अलावा जीएनएम है, इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास लिमिटेड लाइंस है, पर मैथमेटिक्स में भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आप ये करने के बाद भी अगर आप कुछ और बेहतर करना चाहो तो प्रशासनिक सेवा है ही हमारी, आईएएस आरएएस का, है ना, वो एक अच्छा क्रेज है, नो डाउट। उसमें मेहनत ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे नर्सिंग ऑफिसर भी हैं जो आईएएस लग चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए। बिल्कुल सागर, वास्तव में बहुत सारी बातें आज हमने करी है। यस सर। हो सकता है कि जिन बातों को हमने फोकस किया है वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, और बहुत सारे बच्चे जो जानना चाहते हैं उनके सवालों के जवाब हमें उनको मिले हो। आने वाले इन फ्यूचर में हम और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। यस सर। पर सच में आज का जो समय सेशन लिया हमने, बहुत अच्छा लगा कि हम कुछ बच्चों, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उन तक हम अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक आए। तो यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।